कल मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ मैंने 5 प्रॉब्लम्स लिखी हैं, जो अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएँगी। ठीक है? सोचने लायक थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, तो इन 5 प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहले मैंने जैसे कि आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दी थी ये सभी, जो भी आप लोग कर पाए हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए हैं वो मेरे साथ ट्राई करेंगे, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं और इस टाइप की प्रॉब्लम्स कई बार एग्ज़ाम्स में भी आती हैं, जो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है? इससे आप मैक्सिमम मॉडल्स को यूज़ करना सीखेंगे और कुछ सिंपली कनेक्टेड डोमेन के कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? परिणाम है, ऐसा बोलिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक-एक करके प्रॉब्लम। पहले ये 2 प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है? ये 2 प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करने को दी थी, आप में से कुछ बच्चों ने सॉल्व की हैं, कॉपी ये रही। तो बताइए पहली प्रॉब्लम कैसे करेंगे देखिए, ओके? सोचने का समय मैं पहले ही दे चुका हूँ, इसलिए आपसे नहीं बोलूँगा कि सोचो, सीधे सॉल्यूशंस में लिख रहा हूँ, देखिए। क्या दिया है? एफ डी टू सी बी अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन एंड एफ क्या है? उसमें कोई एनालिटिक फंक्शन है जो नॉन वेनिसिंग है, किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होता है। तो प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन जो है इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है? एफजेड इज e टू द पावर एचजेड फॉर सम होलोमॉर्फिक फंक्शन एच ऑन डी। अब मैं ये बताऊं, ये क्वेश्चन आईआईएससी में इंटरव्यू में पूछा गया था एक स्टूडेंट से, जिसने मुझे बताया कि ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा और मैं उसको आंसर नहीं कर पाया। वो नहीं कर पाया होगा, बट इसका आंसर करना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए थोड़ा-सा आपको हिंट भी मिलेगा जब आप इसको आंसर देखें, आपके सामने ये प्रॉब्लम होगी तो। तो क्या करते हैं हम, कंसीडर, ये मैंने हिंट पहले ही दे दिया था आप लोग को, जिन्होंने मुझसे पूछा था। कंसीडर केजेड एक न्यू फंक्शन में कंसीडर कर रहा हूँ, एफ डैश जेड ओवर एफ जेड, ठीक है? इट इज एनालिटिक एनालिटिक ऑन डी, ठीक है? जो भी आपका डोमेन है उसमें एनालिटिक होगा। सब सारे बच्चे बताइए यस और नो। क्यों? क्योंकि आपने 2 चीजें सीखी हैं। सबसे पहली बात, इसमें कितनी कैसे पता चला ये एनालिटिक होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक। वो कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो है डेरिवेटिव्स के लिए होता है ना, उससे सीखी थी हमने। और एफजेड नॉन वेनिसिंग है और कोसेंट ऑफ टू एनालिटिक फंक्शंस इज एनालिटिक इफ द डिनोमिनेटर इज नोवेयर वेनिसिंग, ओके? ये कभी वेनिस नहीं हो रहा, ये भी एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है, तो इनका कोसेंट भी एनालिटिक होगा। अब चलिए, अब आप में से कोई बताइए, एक हिंट और मैं दे दे रहा हूँ, हाँ? सो एक चीज और लिख दे रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट, ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। तो आप मुझे बताइए सिंपली कनेक्टेड डोमेन में किसी एनालिटिक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होता है या नहीं होता है? यस, राइट, व्हाई? मैं अगर आपसे पूछूं क्यों होता है सिंपली कनेक्टेड डोमेन में किसी भी एनालिटिक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, कोई आंसर कर सकता है? बोलिए, क्यों होता है? आप बोल सकते हैं कि इस थ्योरम से फॉलो होता है, इस थ्योरम से मैं आपको प्रूव कर देता सर हूँ। क्योंकि हाँ, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ओके, वो तो ठीक है, वो तो मैंने स्टेटमेंट ही लिखा है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 3 चीजें इक्विवेलेंट लिखाई थी ना, कि किसी फंक्शन के पास एंटी यस सर, डेरिवेटिव, हाँ हाँ, तो पास्ट डिपेंडेंट होगा उसमें। कॉची कॉर्सेट थ्योरम से, ठीक है? क्या होता है? इंटीग्रल अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ 0 होता है। तो इसलिए वो 3 जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट थे उससे होगा। चलिए वो यहाँ की बात नहीं है, आपको पीछे मैं करा चुका हूँ, फिर भी याद दिलाना चाह रहा हूँ, आप घर में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, बताओ कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? क्या लिखूं मैं? क्या इसका एंटी डेरिवेटिव होगा? देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एच such that h dash z equal to f dash z over f z, ठीक है? अब इसको आगे कौन सोल्व कर सकता है? देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। What you have to prove? You have to prove this, right? A to the power minus hz times fz equal to 1. Hmm? सोचो, anyone? बोलो।
डेरिवेटिव 0 किसका डेरिवेटिव 0 होगा? e to the power minus capital AZ into ओके AZ. ओके गुड, Sorry, AZ. ओके ठीक है। सो लेट, देखिए, लेट ई gz इक्वल टू e टू द पावर माइनस hz इनटू fz। ओके, कहीं ये फंक्शन वही तो नहीं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, राइट? e टू द पावर hz करें और ये आ जाए, चलो देखते हैं। तो gz इक्वल टू ये आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास है। तो जैसा कि ग्रंथिक ने कहा कि इसका डेरिवेटिव 0 है, देखते हैं। सो डी gz z इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास? f डैश z e टू द पावर माइनस hz इक्वल टू, हाँ फिर अगले वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वो क्या आएगा मेरे पास? h डैश z माइनस टाइम्स e टू द पावर माइनस hz fz, ये आएगा, ठीक है। और इसको अगर आगे सोल्व करूं मैं, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास? ये तो 0 आ रहा है, राइट? क्योंकि ये जो एच डैश जेड है ना, कि इसको एफ जेड को यहाँ लेके जाओ, एच डैश जेड इज इनटू एफ जेड इक्वल टू आपके पास क्या है? एफ डैश जेड है या नहीं है? देख लो। ओके, तो ये क्वांटिटी 0 आ रही है, क्योंकि एच डैश जेड इनटू एफ जेड को आप क्या लिख सकते हैं? एफ डैश जेड। सो जी जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन with 0 डेरिवेटिव। तो आप क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? बोलिए। एनालिटिक क्यों है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, एफ जेड एनालिटिक है, ई एनालिटिक होता है, और ई एच जेड को आप कंपोज करेंगे माइनस एच जेड, ये भी तो कंपोजिशन ऑफ टू एंटायर फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शंस इज एनालिटिक, राइट? वो आप पढ़ चुके हैं। तो ये जी जेड एनालिटिक है और विथ 0 डेरिवेटिव। तो क्या होना चाहिए, बोलो? non-zero constant. Okay, gz constant. Yes, that is important. Someone says that it should be non-zero constant. Why? अगर 0 हुआ तो डेरिवेटिव नहीं, 0 हुआ तो e to the power मतलब fz भी नॉन जीरो है, e to the power az भी नॉन जीरो है, तो इनका प्रोडक्ट 0 होगा। Okay, so it will be a non-zero constant. So मैं लिख देता हूँ इसको। कृष्णा गोपाल जी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? फॉर समय लिख सकता हूँ, राइट? ओके, बट मैं सी लिख रहा हूँ। सी इज नॉट इक्वल टू 0। तुमसे बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन किया था। देखो, अब ये नॉन जीरो क्यों होगा आपको पता है? देखो, जो जो चीजें आपको मिल रही हैं उनको सटीकता से लिखना सीखो। हाँ, नॉन जीरो इसलिए होगा, ना ही e टू दी पावर जेड फंक्शन कभी जीरो होता है, ये वैल्यू कभी जीरो आती है, और ना ही एफ जेड जीरो है, इसलिए ये नॉन जीरो है। तो यहां से हम पाएंगे कि एफ जेड इक्वल टू क्या आया आपके पास? e टू दी पावर एच जेड इंटू ई टू दी पावर के। लिख दो इसको। आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, पहले बताओ। कैन यू राइट दिस? यस सर। Yes. लिख सकते हो ना, बिकॉज e टू दी पावर जेड फंक्शन टेक्स एवरी वैल्यू इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओमिटिंग जीरो। जीरो को नहीं लेता है, वो आप प्रूव कर सकते हैं। e टू दी पावर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी जेड। और एक से ज्यादा वैल्यूज ओमिट कर नहीं सकता, क्यों? पिकार्ड-लिटिल थ्योरम। अगर ओमिट करेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हर किसी वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट को e टू दी पावर के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? e टू दी पावर एच जेड प्लस के। so this equal to e to the power hz। देखो, hz एनालिटिक फंक्शन है, के कांस्टेंट फंक्शन एनालिटिक है, दोनों का एडिशन भी एनालिटिक होगा, और इसलिए फॉर ऑल z इन t, ओके, जो आपका डोमेन है। तो इस तरीके से कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन क्या हो, सॉरी, कोई भी नॉन वेनिसिंग एनालिटिक फंक्शन क्या होता है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में? e टू दी पावर hz फॉर्म का होता है, ठीक है? और ये आपको मैं बता दूं, ये पुन्नु स्वामी की बुक में भी, ओके? तो आप किसी भी एक बुक को पढ़ेंगे, आप सही से पढ़ेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी एक अच्छी बुक को सही से पढ़ेंगे, सही से उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, सही से उसकी दी हुई प्रॉब्लम्स करेंगे, तब आप इंटरव्यू भी करेक्ट करेंगे और किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे
अच्छी तरह से करेंगे। तो आप ऊपर ऊपर करेंगे तो फिर सही नहीं होगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, चलो कोई आप में से दूसरा पार्ट बताओ। आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, अच्छी बात है। दूसरा पार्ट बताओ कैसे होगा। ये है कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन है तो उसके पास स्क्वायर रूट होता है नॉन यूनिक फंक्शन के पास। ये इसका ही एप्लीकेशन है, बताओ कैसे। दिख रहा है ना ये प्रॉब्लम। पहले ये देख लो कि कोई जी सर हमें जी फंक्शन जेड इक्वल्स टू, सर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो रूट ऑफ एफजेड हम ले लेंगे उसको। रूट ऑफ एफजेड ले लेंगे। रूट ऑफ एफजेड फिर इस आप ऐसे क्यों नहीं सोच रहे रूट ऑफ एफजेड। ओके ठीक है। फिर आपको पता है ये आप मुश्किलों में पड़ेंगे क्योंकि रूट एफजेड की एक वैल्यू नहीं होती है, दो दो वैल्यू होती है। फिर आपको ब्रांच ईटीसी में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा नहीं है कि आप पहले का उपयोग करें और दूसरे वाले को लिख दें सीधे। चलो देखो पहले वाले का यूज करो। आपको क्या चाहिए, पहले वाला से आपको ये मिला है, आपको मैं बता देता हूँ। आपके पास वही फंक्शन है सेम, एफ जेड नॉन वेनिसिंग है फॉर एनी जेड इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। तो ये ई टू दी पावर एच जेड इक्वल टू एफ जेड होगा ना, और सम। तो यूज करो यहां से। इज इट डिफिकल्ट? नो वन इज एबल टू आंसर। ओके चलो आप ऐसे सोचो कि हमने इसको 1/2 कर दिया, ऐसे सोचो। फिर देखो ऐसे सोचो, आपके दिमाग में आ जाए। e raised to power z hz by 2। ओके टेक e raised to the power hz by 2। ओके एंड इसको क्या लिख लो, gz लिख लो। ठीक है, टेक gz इक्वल टू e टू द पावर hz by 2। ठीक है, फिर ये क्यों होगा पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिक, आपको पता होना चाहिए क्योंकि hz एनालिटिक है। बाई 2 करेंगे तो कोसेंट ऑफ टू एनालिटिक फंक्शंस है इसलिए एनालिटिक। e टू दी फिर e टू दी पावर hz by 2 कंपोजिशन ऑफ टू एनालिटिक फंक्शन है इसलिए एनालिटिक। ये एनालिटिक है। एंड चलिए gz का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा e टू दी पावर hz by 2 का स्क्वायर। ओके सो इट विल कम्स आउट टू बी e टू दी पावर hz जो कि fz के बराबर है, अभी ऊपर किया था। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने सीखी यहाँ से। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो कर लेना आप। ठीक है, हमने यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव का यूज किया ना, कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन है तो उसमें एंटी डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, ऐसा यूज किया। अभी आपको एंटी डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है, टेलर सीरीज से करना है। मान लो कि कोई एंटायर फंक्शन है सी टू सी नॉन वेनिसिंग है, टेलर सीरीज का यूज करते हुए, क्योंकि उसको टेलर सीरीज से क्या कर सकते हैं हम, एक्सपेंस कर सकते हैं पूरे सी में, कर सकते हैं। तो फिर उसका यूज करते हुए आपको प्रूफ करना है पहला वाला। ठीक है, अब मैं आगे की प्रॉब्लम्स करूं। ये क्लियर है ना, इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट, ओके गुड। सो अब आगे की 3 प्रॉब्लम्स हैं, इन तीनों को एक ही साथ ले लें तो अच्छा होगा। ठीक है, अब पहले हाँ एक एक करके लेते हैं। पहले ये वाली 2 प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ इस प्रॉब्लम को कर लेते हैं कॉपी। तो पेस्ट। चलिए अब मुझे बताइए किस किस ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, हाथ रेज करो अपना जिनने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। कृष्णा गोपाल, ओके। नो वन है। सुबह, सुबह हैव यू सॉल्व्ड इट? नो सर। ओके हैव यू ट्राइड और नॉट? अभी सर ट्राई किया था पर नहीं हुआ अभी तक, पहले नहीं ओके देखा कभी। ओके हाँ पहले नहीं देखा, वही तो मजे की बात। जो पहले देखा है उसको करके कुछ बड़ा नहीं जानना है, जो पहले नहीं देखा है उसको कर दो तो अच्छा। मैं हिंट दूंगा अभी, अभी आप करोगे। ठीक है नहीं चलो। सर, और पहले आप होमवर्क दिया था, मैं नहीं जानता था इसलिए बोला। पहला क्या? पहले सर ये प्रॉब्लम आपने शायद होमवर्क में दिया था, ऐसा बोल रहे थे, तो ये तब मैंने नहीं देखा था प्रॉब्लम। ओके, मुझे नहीं पता मैंने ये दिया था, यानी ये 2 दिए थे होमवर्क, ये भाई कुछ बच्चों ने किए। अच्छा
ठीक है, चलो इसको आप ही करोगे, आप डोंट वरी। आपको मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्लियर है ना? ये बता दो पहले, डू यू नो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल एंड मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल? If you don't know, say no. I will tell you. क्या हुआ सुबह? हाँ सर, पता है सर। ओके, पता, ठीक, अच्छी बात है। तो एक मैं आपको बता दूं, देखो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का ये वाला स्टेटमेंट, कौन सा वाला, इसको ध्यान रखना। पीछे वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने वहां पे मैंने नहीं बोला है। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का ये वाला स्टेटमेंट कि एफ कोई फंक्शन है डी से सी में, डी आपका डोमेन है और कंटिन्यूअस है इसकी बाउंड्री पर, ठीक है? तो एफजेड क्या करता है, मॉडुलस एफजेड अपनी मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पर लेता है। ये बाउंडेड डोमेन के लिए, अगर डोमेन बाउंडेड नहीं हो तो फिर ये ट्रू होगा, जरूरी नहीं है। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, पीछे लिख देता हूँ। हाँ, मैं देखो ये लिखा है ना, ये मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके। हाँ, नोट डी शुड बी बाउंडेड। कोई बता सकता है इसका एग्जांपल? बोलो, कैन यू टेल मी इट्स एग्जांपल? सर mod z less than equal to 1. मॉड जेड polynomial क्या लेंगे? any polynomial fz is equal to z on Z open equal- disk. And what should be the d? Open ended disk. Z equal to z, so it will attain its maximum at boundary, right? तुम डोमेन तो यूनिट डिस्क ले रहे हो, डोमेन शुड बी बाउंडेड मींस अगर अनबाउंडेड डोमेन में ट्रू नहीं होता, आपको अनबाउंडेड डोमेन के लिए दिखाना पड़ेगा ना किसी के लिए। ये मैक्सिमम मॉडुलस जो मैंने लिखा है, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, इसमें डी का बाउंडेड होना जरूरी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आसान है सोचना अभी, क्योंकि मैं और प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, इसलिए आपको सोचने के लिए अधिक समय नहीं दे रहा हूँ। आप ये लिखो, इस फंक्शन को आप जानते हो, बहुत अच्छा फंक्शन है, ए टू द पावर जेड, ठीक है, राइट? आप सोचो ए टू द पावर, और कोई अनबाउंडेड डोमेन लो जो बाउंड्री पर, जिसकी बाउंड्री पर ये फाइनाइट वैल्यू ले, इसका मॉड्यूलस बोलो, e टू द पावर जेड है, एक अनबाउंडेड डोमेन तो लो आप, इसकी बाउंड्री पर ये इसका मॉड्यूलस फाइनाइट वैल्यू ले। इसका मॉड्यूलस होता क्या है वो देखो ना, माइनस तब तो आपको पता इन्फिनिटी चलेगा। टू जीरो सर। माइनस सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। माइनस ओहो नहीं नहीं होता, सॉरी सर। हाँ कॉम्प्लेक्स हाँ लेना है, ओनली वन इन्फिनिटी। सर स्ट्रिप लेके हम स्ट्रिप, हाँ हाँ, कौन सी स्ट्रिप? मतलब वो अच्छा। दो लगाई थे सर। अच्छा एक बात सोचो, e टू द पावर z का मॉडुलस e टू द पावर x आ रहा है, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? अब कोई आपको डोमेन लो ना अनबाउंडेड, जिस पर इसके मॉडुलस की वैल्यू फाइनाइट हो, और ये फिर मैं इनफाइनाइट की ओर जाता हुआ इसको दिखा दूंगा। लेफ्ट हाफ प्लेन। हाँ, लेफ्ट हाफ प्लेन, ये वाला प्लेन, ये यहाँ मैं खींच मतलब देता हूँ, आपका ये क्वेश्चन मैं रहा। पहले समझ नहीं पा रहा था इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे थे, आप समझ गए हो? यस ये वाला डोमेन है, दिख रहा है ना, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ इसको, मतलब ये नहीं सर, ये नहीं हम्म, लेफ्ट वाला माइनस इन्फिनिटी टू जीरो वाला सर। अच्छा जो, ठीक है, जो मैं चलेगा, रियल जेड इज ग्रेटर देन जीरो, इधर वाला भी चलेगा, चलेगा, e टू द पावर जेड। अब देखो इसकी बाउंड्री क्या है, ये है ना इसकी बाउंड्री, राइट? यही तो है इसकी बाउंड्री, सब लोग समझ पा रहे हैं? इधर को लिया है पूरा डोमेन, ये वाला मैंने रियल जेड इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसकी बाउंड्री क्या है, और फंक्शन यहाँ कंटिन्यूअस है या नहीं है? e टू द पावर जेड तो पूरा प्लेन में वो है। अगर आप देखो कि मॉड्यूलस ऑफ आई वाई, क्योंकि हर बाउंड्री का वाई फॉर्म का हो, ये क्या आएगा, e टू द पावर आई वाई का मॉडुलस, e टू द पावर आई वाई का मॉडुलस मींस 1, राइट?
ए टू द पावर आई वाई का मॉडुलस 1 है ना, है या नहीं है? तुम लोग को समझ है इतनी? अरे कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ठीक है, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ठीक। तो अब इसकी बाउंड्री पर इसने वैल्यू ली, बट लिमिट z टेंड्स टू 0, e टू द पावर z इज इनफिनिटी अलोंग, ये इसके अलोंग चले जाओ, रियल एक्सिस। z tends to infinity sir. हाँ, क्या बोल रही हैं? x tends to infinity. हाँ, तो z टेंड्स टू आपने इनफिनिटी z अलोंग रियल tends to एक्सिस, तो वही तो होगा। z tends तो to z 0. ओ आई एम रियली सॉरी, ओके ओके, z टेंड्स टू इनफिनिटी है, ओके ओके, ठीक है, समझ में आया। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस की ना नहीं, इनफिनिटी की ओर जा रहा है, e टू द पावर z, ठीक है। तो मॉडुलस e टू द पावर z भी यहाँ से देख लो, मॉडुलस e टू द पावर z की दिखा देते हैं आपको। मॉडुलस e टू द पावर z इसके अलोंग क्या होता है, e टू द पावर x होता है। जैसे x इनफिनिटी की ओर जाएगा, x टेंड्स टू इनफिनिटी, x टेंड्स टू इनफिनिटी, e टू द पावर x टेंड्स टू इनफिनिटी। तो बाउंडेड डोमेन होना जरूरी है ना, ये ध्यान दें। ओके, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, शुड डोमेन बी सिंपली कनेक्टेड और नीड नॉट बी सिंपली कनेक्टेड? चलो सोचना घर में, ठीक है। needn't be simply connected, right? Okay, you think सर that. आपकी वॉइस कट रही है बीच बीच हाँ? में, आपकी आप वॉइस लोग को यहाँ क्लियर तक नहीं पूरा है। स्क्रीन में तो सारा क्लियर आ रहा है, वॉइस कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? यहाँ से तो बोल रहा हूँ, आईपैड से। सबको हो रही है ये समस्या या तुमको ही हो रही है? पहले ये बता दो। और लोग को भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तब मैं कुछ करता हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा जल्दी कट बताओ। के आ रहा है। थोड़ा कट के आ रहा है, वॉइस कट के आ रहा है, ओके। अभी भी कट के आ रहा है, सिग्नल तो फुल है। चलो मैंने तो उधर से कनेक्ट, दूसरे हॉटस्पॉट से अगर क्या आ रहा है तो कृष्णा गोपाल, कट के आ रहा है ना वॉइस? सर अब ठीक है। ठीक, ओके। अभी बोलो, अभी बराबर सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो अब देखो फिर। अब एक ये प्रॉब्लम करते हैं, इसको सुबह करेगा, ठीक है। देखो तुम ही करोगे, कैसे करोगे? देखो सॉल्यूशन, ओके। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, दोनों चीज समझ में आ जानी चाहिए। क्या आनी चाहिए समझ में? कि अगर कोई आपके पास डोमेन है, डोमेन की बाउंड्री पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाउंडेड डोमेन है, अंदर एनालिटिक है, तो वो जो मॉडुलस एब्जेक्ट होता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ अटेन करता है, ठीक है। और जब अगर बाउंड्री पर कंटिन्यूअस ना दिया हो, क्या पता डिसकंटिन्यूअस हो, तो अंदर एनालिटिक दिया हो, तो हम बोलते हैं कि एब्जेक्ट, मॉडुलस एब्जेक्ट अपना मैक्सिमम अटेन नहीं करता अंदर, ऐसे बोलते हैं, ओके। क्लियर, राइट? ओके, चलिए अब चलिए देखते हैं। ये आपको, ये पहले प्रॉब्लम पढ़ लो आप। नॉन वेनिसिंग प्रॉब्लम है, नॉन वेनिसिंग फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, डी बार पर डिस्क है यहाँ। इस डी का मतलब ओपन यूनिट डिस्क है यहाँ बच्चों। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जब मैं डी में 2 डंडे लगाऊंगा उसका मतलब होगा ओपन यूनिट डिस्क। ये आपकी ओपन यूनिट डिस्क है, ये समझाने के लिए आपको उपयोगी होगी मेरे हिसाब से, इसलिए मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। अनामिका, ये फिल किया हुआ दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब ये फंक्शन है ना, इसकी जो बाउंड्री पर वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ एब्जेक्ट, जो मॉडुलस एब्जेक्ट की वैल्यू है वो 1, ओके। चलिए तो सुबह, अब सोचो, आप मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं? पहले ये बताओ, हाँ सर। क्या है मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट?
बाउंड्री लास्ट पे का बोल मिनिमम या fz should attain its minimum value at boundary ना। तो अब यहाँ से सोचो फिर, चलो अंदर के जो पॉइंट है उसका मॉडुलस 1 से कम होगा। या राइट, 1 से ये वेरी गुड। मॉडुलस ऑफ fz इज लेस देन इक्वल टू 1, ये तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से फॉलो हुआ ना। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू t, ओपन यूनिट डिस्क, राइट। ओके, ये मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल हो, बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। फिर मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल यूज करो ऐसे ही। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल यूज कर सकते हो ना, नॉन वेनिसिंग फंक्शन दिया। यस, मॉडुलस ऑफ fz इक्वल टू 1 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। ओके, वेरी गुड। मॉडुलस ऑफ fz फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d बाय मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल भी मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का ही एप्लीकेशन है बच्चों। क्या आप इस केस में क्या बोलते हैं कि 1/fz, अगर fz नॉन वेनिसिंग है तो 1/fz भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेगा, बाउंड्री पर लेगा। तो इस तरीके से करते हो इसको, ठीक है। बात मिनिमम मॉडुलस डॉट 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 कर देता हूँ। सो फ्रॉम अबव, ये आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? मैं फिर बोल देता हूँ, देखो यहाँ बाउंड्री पर कंटिन्यूअस दिया है, इसलिए अपनी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ अटेन करेगा। मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस अपनी यहाँ अटेन करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तो 1 अटेन कर रहा है, यहाँ 1 ले रहा है, तो सारे जेड के लिए क्या होगा, मॉडुलस एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अंदर के किसी पॉइंट के लिए ज्यादा नहीं हो सकती ना मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या मिलनी है, बाउंड्री पर मिलनी है आपको। तो अंदर के पॉइंट्स जो भी हैं उनके लिए एफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि बाउंड्री पर 1 है ना। ऐसे समझना। ऐसे ही मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एफ जेड 1 है बाउंड्री पर, तो अंदर किसी भी पॉइंट के लिए यहाँ जो लाई करता है 1 से कम वैल्यू नहीं हो सकती मॉडुलस की, तो 1 से ज्यादा ही होनी चाहिए अंदर किसी पॉइंट के लिए, इसलिए फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी लिखा है। हाँ, ओपन यूनिट डिस्क। अब आते हैं तो फिर, हाँ आगे बोलो फिर। अब फ्रॉम अबव वी गेट, बोलिए। Modulus of fz equal to 1 for all that belongs to d. Okay, so what do you think now? Identity theorem. Oh no, sorry. Modulus is constant, so function is constant in d. क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मॉडुलस वाला एंटिक फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आपको बताया है हमने, ठीक है। दिस इंप्लाइज fz इक्वल टू e टू द पावर i अल्फा, और अल्फा बिलोंग्स टू r। ये समझ गए ना, क्योंकि 1 मॉडुलस वाला कांस्टेंट होगा ना, और जितना प्रीसाइज हम लिख सकते हैं कांस्टेंट होगा, हमें पता चल गया है। यहाँ लिख देना आप साइड में, हाँ ये वाला पॉइंट जब आप लिख रहे होगे, वी नो दैट अ फंक्शन विद एंटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इन अ डोमेन इज कांस्टेंट, राइट। ये आप लिखना, मैंने इंप्लाइज लिख दिया डायरेक्ट, तो बीच वाली लाइन आप भरना। हाँ, अब मॉडुलस 1 है ना इसका एफजेड का, तो ये एफजेड होगा किसी कांस्टेंट के इक्वल जिसका मॉडुलस 1 हो, ठीक है। 1 मॉडुलस वाले पॉइंट कैसे लिखे जाते हैं, e टू द पावर i अल्फा टाइप के, तो मैंने e टू द पावर अल्फा लिख दिया, तो ये फंक्शन जो भी होगा e टू द पावर i अल्फा होगा, ठीक है। जैसे e टू द पावर i 2 पाई ये 1 होता है, e टू द पावर माइनस पाई i ऐसे होगा, e टू द पावर पाई बाई 4 बाई i, तो हमने सारे फंक्शंस निकाल दिए। अब सेकंड वाले को बोलिए, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, आंसर ये हो गया, सेकंड वाले का आंसर बोलिए। अब अनामिका बताएगी, चलो अनामिका बताओ। equal to gz sir. fz इक्वल टू gz मतलब आएगा, पोस्ट e raised to fz equal to e raised to power i alpha gz. कैसे? सर मैंने fz को किया fz by gz. ओके, लेट hz इक्वल टू fz बाई gz। हाँ, फिर क्या बोला? फिर मॉडुलस किया तो mod fz equal to 1. fz इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक ठीक है।
क्योंकि जीजेड नॉन वेनिसिंग दे रखा है सर। हाँ, नॉन वेनिसिंग दे रखा है, राइट। सो यहाँ एब्जेक्ट का नॉन वेनिसिंग दिया जाना जरूरी है। यहाँ हाँ सर, हाँ, क्यों? क्योंकि अगर एफजेड वेनिसिंग हो गया तो फिर ये मिनिमम मॉडुलस तो नहीं लगेगा, इसलिए दोनों का नॉन जीरो होना जरूरी है। वेरी गुड। तो एब्जेक्ट इज नॉन वेनिसिंग फंक्शन, वेरी गुड फंक्शन, होलोमॉर्फिक है। मैं होलोमॉर्फिक और एनालिटिक दोनों यूज करता हूँ, आपको पता है क्यों? क्योंकि कहीं आप एनालिटिक बोलो, आप होलोमॉर्फिक भूल जाएं और एग्जाम में होलोमॉर्फिक लिखा हुआ आता है, फिर आप सोचे होलोमॉर्फिक क्या है और मैं होलोमॉर्फिक यूज करूं। आप कहीं एनालिटिक जैसा शब्द तो कहीं सुना ही नहीं, ये क्या है आज एग्जाम में, इसलिए दोनों लिखता रहता हूँ एक ही बार में। ठीक है, कारण ये है, मैं नोटेशन से भी डिफरेंट इसी कारण से लिखता हूँ, और मेरा कोई कारण नहीं है लिखना, वैसे एक ही चाहिए, होलोमॉर्फिक ऑन डी। सो यूज वन नाउ, ठीक है, पहला वाला पार्ट यूज करो और ले आओ कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, एंड गेट दिस। सो ये हो गई मैक्सिमम और मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। तो सुबह अभी हो गया ना आपसे क्वेश्चन? मैंने तो कुछ किया नहीं। हाँ सर। ओके, अब अगला वाला प्रॉब्लम कौन करना चाहता है? कैरेक्टराइज ऑल एंटायर फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस, किसको करना है ये बोलो? Who want to solve this? ऐसी प्रॉब्लम करोगे, नेट की प्रॉब्लम आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। फिर नेट की प्रॉब्लम तो क्या होती है, कम एप्लीकेशन आते हैं, इतना हाई-फाई एप्लीकेशन नहीं आता है। हाँ, इस बार आया था वैसे वो वाला स्वाद लम्मा पिक लम्मा का, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ना, जो मैंने वीडियो भी डाला यूट्यूब में। आप लोग तो थे कुछ उसमें से, कुछ नहीं थे, तो अभी स्वाद लम्मा होगा उसके बाद उसको देख लेना। बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, वो अच्छी लगी मुझे। तो पार्ट बी में क्वेश्चंस इजी आते हैं। अब चलिए, कैरेक्टराइज ऑल एंटायर फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस। सो चलो कौन करता है देखते हैं। अब ये एंटायर फंक्शन है, सी टू सी है डोमेन, अभी यूनिट डिस्क नहीं है। बोलो। हाँ रिया बोलो, चलो तुम बोलो। सर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एंड इसका वैल्यू बाउंडेड, मतलब बाउंडेड होगा, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बाउंडेड पे होगा। लेकिन अगर हम नॉन कांस्टेंट कोई बाउंड्री फंक्शन ले कौन ले, सी, बाउंड्री कौन सी? ये फंक्शन तो सी टू सी है ना, वो यूनिट डिस्क से थोड़ी है। आप सी टू सी है फंक्शन, बात ये है। बाउंड्री की बात तो फिर करेंगे, कौन सी बाउंड्री? कोई बाउंड्री हो तब ना। हाँ, चाहो तो तुम रेस्ट्रिक्ट कर सकती हो फंक्शन को, तुम्हारी इच्छा है। हाँ सर मैं रेस्ट्रिक्ट करके ही बोल रही हूँ। ओके, यूनिट डिस्क, चलो ठीक है, रेस्ट्रिक्टिंग टू द फंक्शन यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क का बोलो। सो हमारे पास ये आ सर गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पैटर्न करेगा। पक्का? हाँ क्योंकि बाउंडेड है तो होगा, कॉन्टिन्यूअस है। हम्म, ओके, ठीक, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पर लेगा। एंड सर अब हम अगर कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन ले ले सी टू सी, तो वो कभी भी उसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं करेगा। मतलब हाँ,
ओके, लेकिन तुमने इसको रेस्ट्रिक्ट किया ना, अब तो आप फंक्शन आप यही समझोगे, अब ये सी टू सी थोड़ी है, अब तो ये यूनिट डिस्क टू सी है ना। सर यूनिट डिस्क तो के लिए तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यूनिट हाँ, डिस्क के बाहर। यूनिट डिस्क के बाहर लोगे तो फिर बाहर ज्यादा वैल्यूज हो सकती है ना, कि बाउंड्री तो फिर ये अंदर आ जाएगी, बाहर तो बाउंड्री बाहर की रहेगी ना, फिर ये बाउंड्री थोड़ी रहेगी। अगर तुम यूनिट डिस्क में रेस्ट्रिक्ट कर रही हो, ठीक है, अभी यूनिट डिस्क में रेस्ट्रिक्ट हो गया, ये बाउंड्री है उसकी, लेकिन अब फिर बाहर जा रही हो, फिर ये कहाँ बाउंड्री रहेगी? यूनिट डिस्क से ज्यादा अगर आगे कंसीडर कर रही है, हाँ, तब 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 मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं करेगा। मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो हाँ बोलो, कोई और बोलना चाहता है कुछ आगे? 2 केस ले सकते हो तुम इसमें, क्या सोचो, आगे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करने की सोचो, जैसे पीछे किया था वो वाला तो केस कम से कम करो। सर वो मिनिमम वाला, मतलब मिनिमम वाला केस। चलो मैं आपसे बोलता हूँ, 2 केस लेते हैं। केस आई, सपोज fz इज नॉन वेनिसिंग। ओके, ये वाला केस तो आसान है ना, हमने रेस्ट्रिक्ट किया है, भूलना मत है, रेस्ट्रिक्ट करने के बाद भी मैं नेम इसको एफ ही दे रहा हूँ, ठीक है, एफ रेस्ट्रिक्टेड टू डी लिखा जाता है, बट मैं एफ ही लिख रहा हूँ, फॉर एनी जेट बिलोंग्स टू डी ओपन यूनिट डिस्क। तो 10 बाई, अगर ये नॉन वेनिसिंग है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है डी में, देन fz इक्वल टू e टू द पावर I अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू r, राइट? अच्छा, अल्फा बिलोंग्स टू r लिख Yes, देता sir. हूँ मैं, और ऑल z बिलोंग्स टू d। ओके, तो ऊपर वाले की तरह बच्चों, अगर f को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बाहर हम भूल ही गए, अब हम इतना ही याद है कि यूनिट डिस्क में फंक्शन, और क्या कर रहा है, अगर ये कहीं जीरो नहीं होता है तो ऊपर की तरह यूनिट डिस्क के लिए तो ये ऐसा हो जाएगा ना। अब बोलो आगे, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कांस्टेंट क्यों होगा? आइडेंटिटी थ्योरम से। स्वार्ट्ज लेमा से कर सकते हैं। फाइल लेमा तो मैंने पढ़ाया नहीं है, आइडेंटिटी थ्योरम से, राइट राइट बाई आइडेंटिटी थ्योरम। अरे देखो, मैंने बोला था कि 2 बाई आइडेंटिटी थ्योरम ना, ये आपके पास क्या है, एफ पूरे डोमेन में भी e टू द पावर I अल्फा ही होना चाहिए ना। अगर यहाँ कांस्टेंट है, किसके साथ एग्री कर रहा है? यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, आइडेंटिटी थ्योरम से सोचो कि एफ आपका पूरा, यहाँ पूरी डिस्क में कांस्टेंट है, और इस डिस्क के सारे लिमिट पॉइंट सी के अंदर, तो थ्रोट आउट कांस्टेंट होना चाहिए ना, यूनिकनेस थ्योरम से। Yes, sir. e to the power I alpha is an entire function, right? And f is an entire function, and they agree on open unit disk, so they will agree everywhere, right? Because d के जो लिमिट पॉइंट है ना ओपन यूनिट डिस्क के सारे लिमिट पॉइंट है, सारे के सारे डोमेन के अंदर है, so they will agree everywhere by uniqueness theorem। fz equal to e to the power I alpha for all alpha belongs to d। अब केस दूसरा, एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई यूनिट डिस्क है, जैसे ना एफ के अगर अंदर जीरो हो तो कितने जीरो हो सकते हैं? अगर एफ के जीरो हो तो कितने जीरो हो सकते तो फर्स्ट वाले केस में हैं? नहीं, फर्स्ट वाला केस तो हो गया कि अगर एफ नॉन वेनिसिंग है। अब मान लो एफ वेनिस हो गया, केस काउंटेबली या फाइनाइट? फाइनाइट सर। अच्छा, काउंटेबल क्यों नहीं होंगे? कृष्ण गोपाल, ठीक है, अनकाउंटेबल तो नहीं हो सकते हैं, वो तो मैं समझ गया हूँ, वो तो क्या काउंटेबल लाइक होंगे, काउंटेबल ठीक है, वो ठीक है, लेकिन फाइनाइट, काउंटेबली फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकते हैं।
किसी एंटायर फंक्शन की, कोई आपके पास एंटायर फंक्शन है, तो उस एंटायर फंक्शन के किसी डिस्क के अंदर कितने जीरोज हो सकते हैं? ओनली फाइनाइट या अनकाउंटेबली मैनी भी हो सकते हैं? सोचो, अगर फाइनाइट है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर अनकाउंटेबली क्यों नहीं होगा? मैंने ये होमवर्क दिया था आप सर लोगों ने। चलो रुको, 1 मिनट रुको। अनकाउंटेबल होगा तो उसमें लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट आ जाएगा ना तो वहां उधर ही। से फिर आइडेंटिटी थ्योरम से हाँ वैनिसिंग हो जाएगा, वो ऑल ओवर वैनिसिंग। लेकिन ये वैनिसिंग तो नहीं, क्योंकि देखो क्या दिया है, क्योंकि मॉडुलस एफ जेड की वैल्यू 1 कैसे आ रही है कोई यूनिट सर्कल पे। वैनिसिंग फंक्शन का तो मॉडुलस हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, अनकाउंटेबली मैनी जीरोस नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अ एंटायर फंक्शन विद अनकाउंटेबली मैनी जीरोस इज जीरो फंक्शन, राइट? वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई एंटायर फंक्शन है, कोई आपके पास ओपन यूनिट डिस्क है, क्या ओपन यूनिट डिस्क के अंदर फाइनाइटली मैनी जीरो होंगे या मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट जीरोज भी हो सकते हैं? फाइनाइटली मैनी जीरोज होंगे तो फिर आगे हम करते हैं उसको। सोचकर बताओ कृष्णा गोपाल, तुम बताओ। सर बाउंडेड है इसीलिए शायद कोई लिमिट पर मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है। बाउंडेड है इसीलिए, बोलो बोलो। बाउंडेड है और काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए काउंटेबली उसका इनफाइनाइट नहीं हो सकते। मतलब उसका बाउंड्री पे कोई लिमिट पर मिल गया तो कर तो सकता है। बोल मतलब रहे हो? सर मेरे दिमाग में एक ही फंक्शन आ रहा है, साइन 1/1 - z, लेकिन वो लेकिन वो तो तो मतलब एंटायर, हाँ हाँ वही तो सोच रहा एंटायर हूँ। है नहीं, वो फंक्शन आना ही नहीं चाहिए। एंटायर फंक्शन के बारे में सोचो, ठीक है? तो होमवर्क है आज सोचना, क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो मैं ये वाला केस कर रहा हूँ। इट इज योर होमवर्क कहाँ, सो आई विल नॉट टेल यू। सर एफ ठीक है, छोड़ अभी, जीरो अब मैंने होमवर्क दे दिया है। हाँ बोले, if you want to tell then all everyone will know the answer, so let's leave it as a homework. Okay, okay. suppose fz has zeros a1 a2 dot an, फाइनाइटली मैनी जीरोस। हाँ ठीक है, अब आप कोई ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो ना जो ऊपर की तरफ सेटिस्फाई करे। करो कंस्ट्रक्ट। आइडिया तो वही है, इसलिए मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन कराया है। और कोई, क्योंकि ये तो बड़ा आसान था ना, फिर मैंने पहले आपको, हाँ ये वाला क्वेश्चन इसीलिए कराया है मैंने आपको पहले। अब आप ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो, लिखो चलो। ले जो एंटायर हो यूनिट डिस्क में और ऊपर वाली हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करे। करो। ये काउंटेड विथ, ऐसा नहीं कि इसमें जीरो रिपीट भी हो सकते हैं। लाइक a1 अगर 3 बार है तो मैं, जैसे कोई जीरो 3 बार है तो वो 3 बार ही लिखा है मैंने, मान लो ऐसे। ओके, काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी लिख दूं? चलो। सर हाँ सर आपने एक nth रूट ऑफ यूनिटी वाला एक क्वेश्चन किया था, क्या उसमें से होगा? नहीं, उसका तो मुझे कोई हो सकता हो, क्या पता। काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी अभी तो नहीं लग रहा मुझे। आप एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो बच्चों जो ऊपर वाली हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करे। मॉडुलस ऑफ gz इज इक्वल टू 1 व्हेनेवर gz इक्वल टू 1 एंड g इज नॉन वैनिसिंग। करो ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट। लगाओ दिमाग। चलो एक चीज मैं याद भी दिला देता हूँ आपको, ठीक है? ये फंक्शन आपने पढ़े हैं ना, मैंने आपको बताया था नेट के क्वेश्चन जब सॉल्व करा रहा था मैं आपको। ये यूनिट डिस्क के अंदर के पॉइंट है। हाँ, ये सारे यूनिट डिस्क के अंदर के पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कुछ पढ़ा था आप लोगों ने, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह? मैंने होमवर्क दिया था, पढ़ा था भाई? ओके, सो यू कैन यूज इट।
चलो बताओ तुम, सोचो। ओके, लेट्स अज्यूम दैट देयर इज ओनली 1 0। ओके, ऐसे जाते हैं इसको, एक ही मैं आपसे ही करवा रहा हूँ, सीधे सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ। मान लो केवल एक जीरो है, हाँ, एफजेड का, वो एफजेड ऐसे फॉर्म का होगा ना, फिर ये जेड माइनस ए है और एचजेड होगा, राइट, एफजेड इस फॉर्म का होगा। तो और एक फंक्शन आपके पास ये भी है हाई एजेड, क्योंकि ए यूनिट डिस्क के अंदर का पॉइंट है, ये फंक्शन भी है आपके पास, और इसका मॉड्यूलस वगैरह सब आप जानते हैं, राइट। जो नहीं जानते वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, फिर इसका मॉड्यूलस कितना होता है, कितना होता है इसका मॉड्यूलस यूनिट डिस्क में, ग्रोन्थिक? ग्रोन्थिक इज देयर अराउंड और नॉट? कृष्णा गोपाल, Yes, कितना होता है? 1 होता है, राइट। इट इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ यूनिट डिस्क, इफ यू रिमेंबर, हमने किया था सॉलिड लेम्मा से रिलेटेड इसका क्वेश्चन, याद करो। सर मैं शायद उसके बाद में हूँ। ओके, तुम उसके बाद में हुए हो तो तुम बच जाओगे, हाँ। आंसर तो तुम्हें भी देना ही पड़ेगा। नहीं सर, बच जाओगे सर। ग्रोन्थिक मोबियस ट्रांसफॉर्म में यूनिट सर्कल टू यूनिट सर्कल ऐसा मैप था, याद है, ओके ठीक है, याद है। ओके मैंने होमवर्क दिया है, ये ग्रोन्थिक बताएगा। ग्रोन्थिक तुम बताओ इस फंक्शन के बारे में अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन जो है मैं आपको बता देता हूँ। चलो, ये फाई अल्फा जेड जो है किसी भी अल्फा के लिए डी के अंदर एनालिटिक फंक्शन होता है, डी वन ऑन टू मैप करता है, वन ऑन टू डी की बाउंड्री पर मैप। राइट, अब बोलो। सर मतलब अल्फा अगर 0 पर मैप हुआ तो हाँ इनवर्स पॉइंट उसका 1/अल्फा बार होगा, वो इंफिनिटी पर मैप होगा, ऐसे करके आप तो एक बार फंक्शन। दो बार, ओके ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इसके बाद में फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दूंगा। ग्रोन्थिक, आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट स्पीकिंग, आई थिंक ही कांट हियर माय वॉइस, अदरवाइज ही वुड हैव टोल्ड इट। ओके, तो देखो ये जैसे एफजेड इस फॉर्म का है, तो एफजेड ओवर फाई एजेड करो ना आप, इसको जीजेड मानो। अब इसके बारे में देखो आप क्या आता है, ये फाई एजेड, इसका मॉडुलस कितना आएगा? सबसे पहली बात तो ये फाई एजेड क्या होगा, जेड माइनस ए ओवर 1 माइनस अल्फा बार जेड, ठीक है, सॉरी ए बार जेड। ए बार बाहर आता है यूनिट डिस्क से, ये ध्यान रखना, अगर ए यूनिट डिस्क के अंदर है तो इसका बार यूनिट डिस्क से बाहर जाता है हमेशा, क्योंकि मॉड्यूलस ए इज लेस देन 1, देन ए बार क्या होगा, ए बार का मॉड्यूलस क्या होगा बोलो आप मुझे बताओ, ए बार बाहर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वो भी यूनिट डिस्क के अंदर ही होगा? अंदर ही उसको होगा, अंदर होगा, 1/a बार बाहर होगा। वो हाँ वो राइट राइट, सॉरी यस आई वांट टू टेल, ओके 1/a ए बार, क्योंकि ये इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंगुलरिटी नहीं होगी। हाँ यस, वेरी गुड, 1/a बार, ओके राइट। सो अब इस फंक्शन के बारे में सोचो, जो मैंने फंक्शन बनाया है, देखो जेड माइनस ए से जेड माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए बाहर का पॉइंट है, जीरो तो है ही नहीं कभी, तो ये फंक्शन आएगा एच जेड ओवर 1 ए बार जेड, आएगा या नहीं आएगा? अब आपको पता है कि इसका मॉडुलस देखो, इसका मॉडुलस देखोगे तो इसका मॉडुलस ओवर इसका मॉडुलस 1 यूनिट सर्कल, दोनों का मॉडुलस 1 है तो इसका मॉडुलस 1 आ जाएगा, जीजेड ऑन वेनिसिंग फंक्शन आ जाएगा, ऊपर वाला यूज करके हमारा हल हो जाएगा। अब हम इसको, मैंने हिंट वगैरह दे सर दिया, हिंट क्या एजेड प्लस? आएगा, हाँ एजेड इंटू 1 माइनस ए बार जेड। हाँ ठीक है, वो आएगा, ठीक है, हाँ इनवर्स ले लो इसमें। ओके, जो आइडिया है वो मैंने एक हिंट दे दिया आपको, अगर एक जीरो ले लें तो अब आप एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है तो मैं सीधे लिख देता हूँ, बताओ। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन gz नाउ in case of finitely many zeros? शुभो, शुभो कैन यू कंस्ट्रक्ट? लेट मी कंस्ट्रक्ट, ओके, आप लोग देखिएगा।
अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब मैं आगे की चीजें आपसे पूछूंगा, ठीक है। जिन बच्चों ने ये यूनिट डिस्क वाला होमवर्क नहीं किया था, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ यूनिट डिस्क वाला, वो नहीं कर पाए होंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं समझ पाए होंगे। अब देखो, डॉट 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 जेड माइनस ए एन ओवर 1 माइनस ए एन बार जेड, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एक प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ जिनको नहीं पता है, ठीक है। वो ये बाद में आएगा, अभी स्वास्पिक लेम्मा वगैरह जब करेंगे तब आएगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, जिनको दिया दिन ने होमवर्क किया अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो यहाँ देखें कैसे कि फॉर ईच एल्फा बिलोंग्स टू डी फाई एल्फा, ये अल्फा फिक्स है यहाँ, अल्फा रिमाइंडर है। आप कहोगे ये अल्फा क्यों लिखा है, अल्फा वेरिएबल नहीं है, हर किसी अल्फा के लिए, हर किसी अल्फा के लिए एक फंक्शन दे रहा हूं मैं आपको। दिस इज रिमाइंडर दैट यू हैव गॉट दिस बाय यूजिंग अल्फा, ओके। इसलिए फाई अल्फा जेड इक्वल टू 1 ओवर अल्फा जेड, यस। सर जीजेड तो एनालिटिक नहीं होगा फिर। ओके ओके, अभी करते हैं बात, एनालिटिक होगा या नहीं होगा फिर बात करते हैं, रुक जाओ पहले इसको जान लो आप लोग, ठीक है। तो इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब होता है एनालिटिक फंक्शन जिसका इनवर्स भी एनालिटिक हो, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ डी दैट इज फाई अल्फा इज 1 ऑन टू फंक्शन एंड फाई अल्फा इनवर्स इज एनालिटिक। जब आपको जानकर हैरानी होगी, फाई अल्फा इनवर्स भी कुछ नहीं बल्कि फाई अल्फा ही होता है इस केस में, या प्लस माइनस का अंतर हो सकता है, मैंने करवाया है देख लीजिएगा। तो एनालिटिक एंड ये बाउंड्री को कहाँ मैप करता है पता है, ये फंक्शन फाई अल्फा ई टू दी पावर अल्फा, सॉरी ई टू दी पावर थीटा, बाउंड्री मतलब ई टू दी पावर आई थीटा यूनिट डिस्क की, वो करता है बाउंड्री पर ही मैप, ठीक है। और वन और ऑन टू बाउंड्री पर मैप करता है, ओके क्लियर। ए टू दी पावर ये आएगा बाउंड्री पर, इसकी जो मॉडुलस आएगा वो 1 आएगा, ओके। अब बोलो, हाँ कृष्णा गोपाल तुम क्या बोल रहे थे। अब मैंने ये वाला भी फंक्शन क्या है, ये वाले भी फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इन सभी की प्रॉपर्टीज आप समझ गए होंगे इससे। हाँ अब आप बोलिए क्या बोल रहे थे आप। डिनोमिनेटर में तो जेड माइनस ए टू आ रहा है, तो एनालिटिक नहीं होगा ना। तो ऊपर भी तो होगा ना एफजेड के साथ, z-7 z-7 वो कटेगा ना, नहीं समझ में आई बात। यस सर, यस सर, यस। क्योंकि ये जेड एफजेड फंक्शन को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। हाँ z-a1, अगर a1 जीरो है तो ऐसे लिख सकते हैं ना एफजेड। तो अब इसके जितने भी जीरो होंगे सारे जीरो को मिला के मैंने काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी लिखे, ऐसा आएगा एफजेड का फॉर्म में। इनटू कोई फंक्शन आएगा जो क्या होगा, जैसे आपने पहले जीरो के लिए लिखा z-a1 इंटू एचजेड आया, फिर एचजेड को लिखा ऐसे करके, यहाँ कोई लास्ट में एचजेड आएगा और ये किसी भी जीरो पर वेनिस नहीं होगा, ठीक है। ये सारे जीरो इनसे कैंसिल हो जाएंगे फिर, यस सर। आई बात। इज एनालिटिक ऑन डी, ठीक है, एंड मॉड्यूलस ऑफ जीजेड इज इक्वल टू 1 फॉर, यस और नो। समझ लो ध्यान से, एक एक पॉइंट करके समझ लो, कोई चीज समझ में नहीं आती है दोबारा पूछो मुझसे, ठीक है, पर समझ लो, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। हाँ जैसे कृष्णा गोपाल को डाउट आया उसमें पूछ लो, अगर आपको भी कोई समस्या है कैसे मॉडुलस 1 हुआ वो भी पूछ लो, कैसे मॉडुलस तो बड़ा आसान है, ये देखो मॉडुलस ऑफ जीजेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफजेड, ठीक है, और नीचे वाले हर किसी फंक्शन का मॉडुलस, होता है करके, ठीक है। नीचे वालों की प्रॉपर्टी मैंने बता दी, इनका मॉडुलस 1 होता है। तो मजे की बात क्या है आप बता सकते हैं इसमें, बोलो जीजेड, जो इम्पोर्टेंट बात अब हमें मिल गई, क्या नॉन वेनिस है ना,
क्यों जी जेड नॉन वेनिसिंग है, नहीं समझ पा रहे हैं? देखो बड़ा आसान है, आप तो सारे जीरो तो कैंसिल कर दिए ना आपने, z-1 z-2, अब जो बचेगा नॉन जीरो तो बचेगा, और जितने जीरो थे सारे कैंसिल कर गए आप। तो क्या होना चाहिए बताओ? हेंस बाई आई क्या होना चाहिए, आप तो बोलो। gz इक्वल टू कांस्टेंट 1 मतलब 1 नो, e raised पहली to बार power iota सर। हाँ 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 भाई। ओके, सो g is equal to e raised to power iota alpha, sum for some alpha belongs to R। ये चिड़ियों की चहचहाट की आवाज तो नहीं आ रही है स्टूडेंट्स? नहीं सर, z नहीं आ रही? बिलोंग्स टू r। अच्छा फॉर सम अल्फा, ठीक है ठीक है। हाँ z belongs to R, शाबाश। ये हम ये कॉम्प्लेक्स की बातें कर रही है, फोन करने वाला कौन है भाई? तुम लोग फोन कर रहे हो क्या कोई? क्यों करोगे? और कौन होगा? तो कोई स्टूडेंट लैपटॉप हुआ हो, कुछ चीज के लिए फोन कर रहा हो सकता है। तो देखो ओके, सो अब हमें क्या मिल गया, इसलिए एफ जेड इक्वल टू यूनिट डिस्क में मिल गया। हाँ हमको क्या मिल गया? प्रोडक्ट आई गोस टू 1 to n जेड माइनस ए आई ओवर 1 माइनस ए आई बार जेड इंटू ई टू दी पावर आई एल्फा ऑन डी। अच्छा मुझे फोन उठ रहा है, फोन तो नहीं उठाऊंगा, बार बार काट रहा हूँ, पता नहीं कौन। चलो अब आगे बोल लो फिर, इतना तो मैं कर ही चुका हूँ। बीच में फोन उठा लेता हूँ, काफी कॉल्स आ गए हैं इसमें। हेलो, हाँ नमस्ते, हेलो बोल। हाँ मैं क्लास में हूँ, अभी भेज रहा हूँ, इतनी कॉल मत किया कर। बताओ, मैं सोच रहा हूँ कोई जरूरी कॉल होगा। चलो बच्चों आगे बोलो। हाँ बोलो कृष्णा गोपाल, अब तो हमने निकाल दिया, अब बोलो क्या आया आंसर। आंसर मतलब आपने तो लिख दिया। नहीं यहाँ तक ओ तो हमने अच्छा, निकाल दिया। आइडेंटिटी थ्योरम से आइडेंटिटी थ्योरम से क्या? क्या बोल रहा हूँ। क्या फिर आइडेंटिटी थ्योरम? मतलब आगे बोलो ना, एंटायर फंक्शन में कोई सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। लेकिन लेकिन क्या? तो 1/a बार वहां पे तो पोल है। तो फिर जीरो पे क्या होना चाहिए? जीरो क्या जीरो यूनिट डिस्क के अंदर है तो क्या होनी चाहिए जीरो, सोचो ना। हाँ तो फाइनाइट ही होगा। फाइनाइट जीरो है वो ठीक है, वो तो होमवर्क है, तुम ये मत समझना हमारा होमवर्क सॉल्व हो गया है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा तो आपका हूँ ये क्वेश्चन क्या होनी चाहिए? हाँ? आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो, मैं समझ नहीं आ रहा। क्या बोले? सर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रिपीट था, कर दीजिए एक बार। हाँ मैं बोला हम यहाँ तक इसको सॉल्व कर चुके हैं राइट। यस तो यूनिट डिस्क में ये आ रहा है रेस्ट्रिक्शन, तो एफजेड एंटायर है, इसके पास पूरे उसमें कोई सिंगुलरिटी नहीं होगी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं एआई के बारे में? ये एआई क्या होने चाहिए, ये मैं आपसे पूछ। अच्छा ठीक है, मेरे को आप एक क्वेश्चन बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। पहली बात कि ये जो फंक्शन है, मान लीजिए एआई की जगह 1/2 है, ओके ओके राइट। एआई सारे जीरो होंगे। वाह गुड, एआई सारे जीरो होने चाहिए ना। सिंस एफ इज, अभी बताता हूँ जिनको समझ में नहीं आया, एफ इज एंटायर all AI must be zero, must be zero. So fz is equal to e to the power I alpha into z to the power n.
इस टाइप के फंक्शंस होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्यों सारे एआई जीरो होने चाहिए। मान लो एक एआई से समझते हैं, ठीक है, सिर्फ एक एआई से समझते हैं। मान लीजिए कि 1/2 इसका जीरो था, तो देखिए कैसे z माइनस 1/2 ओवर ये फंक्शन को ना, ये जो fz फंक्शन आएगा इसका अगर जीरो है तो यहाँ पे कोई gz आएगा, ऐसे लिखा जा सकता है। नीचे आएगा z माइनस 1/2 इंटू ये नीचे 1 माइनस 1/2 का बार ये होता है 2z। ओके, यहां तक क्लियर है? तो फिर हम fz को कैसे लिख पाएंगे? ओ सॉरी, नहीं fz, एक मिनट, fz हमारे पास कैसा आ गया? अगर केवल एक जीरो होगा तो e टू द पावर i अल्फा z माइनस 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2z आ रहा है। ओके, ये आ जाएगा ना, ऐसे समझ, ऐसे बोलिए, ठीक है, यस सर। क्लियर? ओके, अब ये देखो कि इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये e टू द पावर i अल्फा की जगह 1 ले लेता हूँ, हाँ, कोई 1 मॉडुलस वाला है वो 1 ले लेता हूँ समझाने के लिए सिर्फ। z माइनस 1/2 इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है मेरे पास z माइनस 1/2 2z माइनस 1 और नीचे क्या आ रहा है? 2 माइनस जेड। 2 माइनस z। अब आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन एक्सटेंशन पा सकता है इस डिस्क से बाहर, 2 रेडियस के डिस्क से बाहर को? कभी भी, मतलब आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पोल है 2 पर, ये सिंगुलरिटी रहेगी ही रहेगी, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, समझे? अगर 1/2 हुआ तो ये सिंगुलरिटी कभी रिमूव नहीं होगी। वो तो क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्शन डी में ये है फंक्शन का और एंटायर है पूरे, उसमें एंटायर होने के लिए इसके पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर एक पल के लिए मान भी लो आप इसका 1/2 जीरो था, मैंने जैसे कि आपको समझाया, आपके पास मैंने बस एक इसलिए लिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके ना कि 1/2 जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस कारण से, क्योंकि आपको पता है एफजेड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये फंक्शन आएगा, ठीक है, और इसको जब आप एफजेड आपका एंटायर भी है, इसको रेस्ट्रिक्ट किए हुए फंक्शन को आप एफ रेस्ट्रिक्टेड टू डी लिख लीजिए। एफ इसका क्या है, एक्सटेंशन है जो पूरे एंटायर में है, तो इसका एक्सटेंशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास तो पोल है। इसी तरीके से जब भी ए आई जीरो के अलावा कुछ और होगा तब आप पाएंगे कि आपके इस फंक्शन के पास जिसके पास पोल है उसको एक्सटेंशन मिल गया है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में, एनालिटिक एक्सटेंशन, जो कि होता नहीं है, पोल को कभी रिमूव नहीं किया जाता, रिमूवेबल सिंगुलरिटी को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए सारे एआई जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शंस वो होंगे। Yes. ए आई इक्वल टू 1 लेंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेके देख लो एआई इक्वल टू 1, लेकिन एआई इक्वल टू 1 आप ले नहीं सकती ना, आप शायद भूल गई हो कि ये एआई यूनिट डिस्क के अंदर के पॉइंट है। मैं लिख दो यहाँ पे ओके, जीरो ऑल एआई बिलोंग्स टू डी, यूनिट डिस्क के अंदर के पॉइंट है ना वो। तो और पूछो, कोई किसी को डाउट है? पूछो, कुछ समझ में नहीं आया तो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो इसमें सब कुछ समझ में आ गया? सुबह, इज इट क्लियर टू यू? कहाँ है सुबह? ज्वाइन करके चला तो नहीं क्या? ओके, अनामिका समझ में आ गया। देखो इसका यूज किया ना हमने काफी, इस वाले क्वेश्चन का सारे पार्ट्स में यही लगाया है। तो और प्रॉब्लम से हैं? हाँ, एक प्रॉब्लम और बची है ना, राइट, इसलिए मैंने 5 प्रॉब्लम दी थी, मुझे पता था लास्ट तक हम 5 ही कर पाएंगे, तो इसको मैं यहीं पर कर लेता हूँ। इस प्रॉब्लम को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, okay, suppose f and g are analytic function on D such that their product is 0 for all z, then f is 0 और g is 0 on D and identically। कौन इसको करना चाहता है पहले ये बता दो, raise your hand if you, or if you can solve this, okay, raise your hands। अनामिका, यस सर। will you solve it?
कृष्णा गोपाल, यस सर। विल यू सॉल्व इट? सर शायद वो फास्ट वाला से होगा, e to the No, you don't need to go so far. Okay. So Leighton, Purmakar, will you solve it? यस सर। तो चलो ट्राई हाँ। करो मेरे साथ, अभी लेटन ही करेगा। ओके, और सॉल्व बाद में। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है? मैं आपको पहले बता देता हूँ ये किसका एप्लीकेशन है। आप सोच रहे होंगे इन प्रॉब्लम में से होगा किसी का, ये आइडेंटिटी थ्योरम का एप्लीकेशन है, ठीक है? तो मान लीजिए सबसे पहली बात, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव कि ईदर f इज आइडेंटिकली जीरो और g इज आइडेंटिकली जीरो। ओके, सो लेट अस प्रूव दैट सम फंक्शन इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। ओके, अगर कोई है तो ठीक है, कोई नहीं है मान लेते हैं। ओके, लेट f is not identically आइडेंटिकली जीरो का मतलब समझते हैं ना आप लोग? क्योंकि मैंने बोला आइडेंटिटी थ्योरम लगी है, तो ये मत समझ लेना कि आइडेंटिटी थ्योरम नहीं लगेगी इसमें, नॉट आइडेंटिकली। राइट, कई बार ऐसी गलतफहमियां हो सकती हैं। इसका मतलब है कि एफजेड पूरा कुछ जीरो नहीं होगा, सारे एफजेड इक्वल टू जीरो फंक्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये है ना। क्लियर कर देनी चाहिए, कई बार बच्चे अपने आप समझ लेते हैं नॉट आइडेंटिकली जीरो। ओके, सो अब देखो बच्चों, सो क्या होना चाहिए रिटर्न फिर? नॉट आइडेंटिकली जीरो मींस क्या होना चाहिए? व्हाट शुड हैपन? एक मिनट, लेट मी से समवन। ओके, चलो अभी आते हैं वापस। ये सारे आर्गुमेंट्स, ट्रिक्स, एटीसी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीखना, हाँ, किसमें कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलो, तो लेटिन, कैन यू हियर मी? यस सर। तो बताओ, अगर आइडेंटिकली जीरो नहीं है तो क्या होना चाहिए? ऑन डी। तो एक कोई पॉइंट होना चाहिए जिस पर फंक्शन वैल्यू जीरो ना हो, राइट? हाँ। ओके, सो देयर एग्जिस्ट A belongs to D, देयर एग्जिस्ट अ C लिख देता हूँ मैं, क्योंकि दो A लगेंगे। आप फिर बोलेंगे कि सर आपने ये दो A क्यों लिख दिए, एक A को मिटाओ। देयर एग्जिस्ट अ C belongs to D, इसलिए ओके, देयर एग्जिस्ट A लिख देता हूँ, ठीक है, सीधे। देयर A एग्जिस्ट A belongs to C such that FA is not equal to 0। ओके, अब FA नॉन जीरो है, तो F is also continuous since चूंकि F is continuous at A। अब आप बताओगे हाँ मुझे, continuous at A and no continuous at A and F equal to नॉन जीरो। सो बोलो क्या होना चाहिए? अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉन जीरो होता है तो क्या होता है? मैंने आगे कुछ बताया था, आप लोग कहीं यूज किया था शायद, इरेज टू सोचो। पावर इरेज टू पावर जीजेड इस टाइप से। सर पूरे प्लीज नहीं, पूरे डू डोमेन, अच्छा, आप लोग, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे सर मैं पहले पूरे बताता हूँ। डोमेन में नॉन जीरो होता है। सुन लीजिए, इतनी जल्दी मत कीजिए बच्चों, पहले ही बता देता हूँ। जैसे बताना जरूरी होता है ना कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम मॉडुलस से होगा, ये मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से होगा। अब ये बताना भी जरूरी है, बाबा ये इससे नहीं होगा, आप इसमें जा रहे हैं बार बार, नहीं होगा, ठीक है?
आप बताओ कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैंने लिख दिया ना कंटिन्यूअस एट ए एंड एफ इज नॉन जीरो, तो क्या होना चाहिए? अब इसका उत्तर दो सभी। नेबरहुड में नॉन जीरो। हाँ, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, राइट? देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन जीरो सच दैट उस पूरे नेबरहुड में फंक्शन नॉन जीरो हो। ये मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोग। ऊपर का मतलब होता है यहां से ऊपर आए, ठीक है? मतलब ऊपर माने जैसे मैं खिसका रहा हूँ ना, इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऊपर, राइट? आप देखो ऊपर बोल रहा हूँ तो शायद कुछ बच्चे समझ ले रहे हैं यहीं पर वाला ऊपर, तो फिर वो इसको बता रहे हैं नहीं, ऊपर माने कहीं ऊपर लेक्चर में बोला है मैंने ऐसा। तो कहाँ पे थे हम? सच दैट एफ जेड पूरा का पूरा क्या होगा? नॉन वेनिसिंग फॉर एवरी जेड इन एन डेल। अच्छा, हमने क्या नोटेशंस लिया था? ये लिया था ना, डेल्टा डिस्क कहाँ पे सेंटर होगी? ए पे, डेल। मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम है, ऐसे में ले लेता हूँ। देखो कैसे होता है ये आपका कोई, ओहो मुझे लगता है जगह कम है, तो कहीं आईपैड में भी जगह कम होती है। वी शुड ऐड अ पेज, राइट? भाई कंजूसी क्यों करनी, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, देखो ये देखो, अरे ये तो ऊपर ऐड हो गया ना। ओके सॉरी है, मुझे 1 मिनट देंगे आप लोग, क्षमा चाहता हूँ, मैंने गलत जगह ऐड कर दिया है। कहाँ ऐड करना था ये? ओके 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 ओके, हाँ चलिए, यहाँ तक क्लियर है ना? आप देखो मैं फिर इसको समझा भी देता हूँ, हाँ, ऐसा क्यों होना चाहिए, आप लोग घबराइए मत। अगर कोई फंक्शन है आपका, ये आपको पता है 2 प्लेन्स होते हैं, ठीक है? हमने डोमेन लिया है, मान लीजिए डोमेन ये है आपका, ठीक है? ये आपका डोमेन है। इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो और आप आसानी से इसको देख पाए, ठीक है? ये आपका डोमेन, ओके? ये आपका डी है। यहाँ से आपका फंक्शन क्या है? एब डिफाइन किया गया है। ओहो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ओके? ये आपका डब्ल्यू प्लेन है, ये आपका एफ फंक्शन है, ठीक है? जेड प्लेन, मैं पिछले वाली चीज समझा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं पहले समझा चुका हूँ। अब आपका कोई पॉइंट ए है, मान लीजिए वो पॉइंट ए क्या है? ये है, इधर है मान लीजिए डोमेन में ना, कि हमने बोला कि एफ किसी पॉइंट पे नॉन जीरो है। नॉन जीरो होने का मतलब जो यहाँ उसकी इमेज होगी वो जीरो पे नहीं होगी, जीरो पे नहीं आएगी, ठीक है? कहीं नॉन जीरो होगा। आप आपको जहां मर्जी करे इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप ले सकते हैं उसको। आप कहें कि सर यहाँ पे होगी, बस ओरिजिन में मत जाइएगा। ओरिजिन में चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ओरिजिन में तो फिर जीरो हो जाएगी इमेज। ओरिजिन के अलावा जहां आपकी इच्छा हो, आप में से मुझे कोई बता दीजिए, मैं इस तीर को वहीं रोक देता हूँ। अपने हाथ का ही तो है, बता दीजिए कहाँ रोक? यहाँ पे, यहाँ पे, Yes, sir. इधर। हाँ ठीक है, इधर ही रोक देता हूँ, ओके? ये आपका है। हाँ यहाँ पे चलो, हाँ ठीक है, एफ ए, ओके? अब आपने कंटिन्यूअस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, फॉर ईच एप्सिलॉन, पढ़ी है या नहीं? फॉर ईच एप्सिलॉन बॉल सेंटर्ड एट, कहां पर? एफ ए पर, देयर एग्जिस्ट अ डेल बॉल सेंटर्ड एट ए सच दैट, क्या पढ़ा है? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? देयर एग्जिस्ट अ डेल बॉल, पढ़ा है ना? whenever the point z is inside this, ठीक है? जब भी आपका z क्या होता है? इसके अंदर होता है, तो आप क्या पाते हैं? एफ जेड आपका किसके अंदर है? इसके अंदर है। ये आपको पता है या नहीं? यही तो है। मैं एक बार फिर बोलूं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, फॉर ईच एप्सिलॉन बॉल सेंटर्ड एट एफ ए, करते हैं ना आप, मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ? एफ जेड एप्सिलॉन बॉल के अंदर है ना, जो सेंटर्ड है एफ ए पर। ये आपको बताया है मैंने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में, लिख देता हूं, नहीं तो अगर याद नहीं है तो देखो क्या होती है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। फॉर ईच एप्सिलॉन
ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन 0, आपको डेल मिलेगा, ठीक है, सच दैट क्या होगा, इस प्रकार होगा कि जब जब सच दैट व्हेनेवर, सच दैट ऐसे बोल सकते हैं, z माइनस a इज लेस देन डेल implies fz माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन, यही तो होता है। या इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर दिस होल्ड, यही तो होता है। अब इनको हम खोल देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब भी z इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब हुआ जब जब z ये होगा, ये इसके अंदर होगा, क्योंकि ये किस सर्कल की इक्वेशन है आपको पता, ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर a पर है, नहीं सॉरी ये किस सर्कल के इंटीरियर की इक्वेशन है, ऐसे सर्कल का इंटीरियर जिसका सेंटर a पर है और रेडियस डेल है। आपको पता है ना, ये वाली इक्वेशन क्या होती है, ये सर्कल की होती है जिसका a पर सेंटर डेल रेडियस की, अगर उसमें लेस साइन आ जाता है तो इंटीरियर की होती है, तो इंटीरियर का मतलब ये, ऐसे हम डिनोट करते हैं ना ओपन यूनिट डिस्क को, इम्प्लाइज आपका जो इस वाले को भी सॉल्व करो ठीक वैसे ही, ये एफ जेड माइनस एफ ए, एफ ए को एक कांस्टेंट लो, ठीक है, जब जब एफ जेड किसके अंदर होगा, इस सर्कल के इंटीरियर में होगा, ये इक्विवेलेंट है, हाँ ठीक है, इसी चीज को मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखो तो यहां तक क्लियर है। अब एप्सिलॉन फॉर ईच एप्सिलॉन था ना, आपके हाथों का है एप्सिलॉन, ये आप ध्यान रखिएगा, तो एप्सिलॉन डिपेंड्स ऑन योर हैंड्स, मतलब अर्बिटरी है, कहने का मतलब है जो चाहो वो लो। अब आप एप्सिलॉन, अगर कोई पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये दिखाई दे रहा है आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जीरो से दूरी पर हो, जीरो से क्या हो, दूर हो जीरो से, तो क्या आप एक ऐसा एप्सिलॉन चूज नहीं कर सकते कि जिस आप उस रेडियस की, उस एप्सिलॉन की बॉल खींचो तो ये बॉल जीरो को अपने अंदर ना ले, खींच सकते हैं ना, क्योंकि इसके और इसके बीच में दूरी तो है ना, उस दूरी से कम की एप्सिलॉन बॉल खींच लीजिए। जैसे मान लीजिए इनकी दूरी है आपकी 10, तो आप 5 रेडियस की एप्सिलॉन बॉल खींच लीजिए, वो यहां तक आएगी नहीं। आ रही है बात समझ में, अगर आपका एफ यहाँ पे होता तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापिए इस तरीके से। तो ये वाली बात क्लियर है या नहीं है, तब आपको बात समझ में आएगी। मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि मैं समझता हूँ ये पिछली बातों से आपने समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार समझा दिया, हो सकता है कि कोई बच्चा ना समझा हो, पीछे मैंने डिटेल में लिख दिया, ठीक है। पीछे ये बात मैंने बताई है एक जगह, मुझे नहीं पता कहाँ पे मैंने यूज की थी, अब मैं भूल गया हूँ। कृष्णा गोपाल मुझसे क्वेश्चन कर रहा था, उसको कहाँ यूज किया था मैंने, आई डोंट रिमेम्बर। जीरो आइसोलेटेड होंगी वहां पे। हाँ, जीरोज आर आइसोलेटेड, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन आइसोलेटेड जीरो मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलो देखो, हाँ सब्जेक्ट ओ, सो इसलिए एफ जेड इंटू जी जेड इक्वल टू जीरो implies gz is equal to 0 for all z belongs to this ball, yes or no। देखो इनको, ये fz और gz एक नंबर ही तो है। अब fz नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हर किसी z के लिए जो इस डिस्क के अंदर है जीरो आ रहा है, तो कौन जीरो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर तो इंटीग्रल डोमेन होते हैं ना, आपको पता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, तो उनमें से एक जीरो कम से कम होगा। अब ये एफजेड आपको पता है नॉन जीरो है, जब जब जेड इसके अंदर है तो कौन जीरो होगा, फिर जीजेड जीरो होगा। अब आपको मिल गया जीजेड इज इक्वल टू जीरो इन अ बॉल, तो आप क्या कह सकते हैं, बाय आइडेंटिटी थ्योरम यस, gz equal to 0 for all z belongs to बाय D। आइडेंटिटी थ्योरम जीजेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल। अच्छा, फॉर ऑल में दो दो बार लिख रहा हूँ ऊपर दो दो बार लिखा है, आप लिखने भी दे रहे हैं, आप भी बड़े गजब है, वो दो दो बार ही सही, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी। ओके, तो ये थे 5 प्रॉब्लम्स। आपको अच्छी लगी ये प्रॉब्लम्स बच्चों, अगर मैं अच्छा समझा पाया तो आपको, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे।
तो यहाँ पे आपने इक्वल टू 0 लिखा था। कहाँ पे इक्वल टू से 0 लास्ट में ना आपने लास्ट में वहाँ पे 3 बार आए ये वाला आपने ये वाला लास्ट में हाँ, सर कौन सी लाइन सही तो लिखा, क्या गलत है? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको, एक बार और बोलो। इक्वल जीजेड इक्वल टू यस, आगे बोलो। जीजेड इक्वल टू यस, जीजेड आइडेंटिटी 0 बना आपने इक्वल टू 0 और एपिजेड हाँ वही तो मतलब, इस दोनों का मतलब एक ही तो होता है, जी जेड इज आइडेंटिकली 0 और जी जेड इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड, दोनों एक ही बात तो है। ये फॉर एवरी जेड लिखा तो है, दोनों बातें एक ही हैं। अच्छा तुम कह रही होगी ये प्रूव करना है, ये दो बात एक ही हैं, जी आइडेंटिकली 0 और ये दोनों बात एक ही हैं। अब बताओ किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ चीजें समझ में नहीं आए हो, मैंने एप्लीकेशन समझाने का प्रयास किया, मैंने थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको आसान ना लगी हो, इसलिए मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स ली, क्योंकि इनमें देखो मैक्सिमम मॉडल्स यूज होता है एक छोटी सी चीज की तरह। आप क्या होता है, कोई क्वेश्चन होता है उसमें डायरेक्ट मैक्सिमम मॉडल्स आप यूज करते हैं और आंसर आ जाता है, लेकिन कहीं बीच में मैक्सिमम मॉडल्स यूज हो रहा हो और फिर उसके बाद आगे और करना हो, बहुत चीजें मल्टीपल चीजें यूज की जाती हैं जिस प्रॉब्लम में, उससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भली भांति समझ में आया होगा। इसका रिकॉर्डेड व्याख्यान आपको प्राप्त हो जाएगा कुछ समय में। ओके सभी को। हाँ, अब यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछिए। यस हिलाल, यू कैन आस्क मी, तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्या प्रश्न है? सर इसका कन्वर्स ट्रू भी है जो हम लास्ट में शो कर रहे थे? कन्वर्स कैसे? इसका कन्वर्स ट्रू है या कैसा वाला कन्वर्स, लाइक बोलो। अगर f इज इक्वल टू आइडेंटिकली 0, क्या f एंड g इज आर इक्वल टू 0? तो एक बार और बोलना, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। सर मैं कह रहा हूँ कि इसका कन्वर्स ट्रू है। तो किस चीज का कन्वर्स होगी तो पता चले, मैं तभी तो कन्वर्स बनाऊंगा। सर मैं कहता हूँ कि अगर f आइडेंटिकली 0 या r g इज आइडेंटिकली 0, क्या इनका प्रोडक्ट भी 0 होगा? दैट इज वेरी क्लियर राइट। अगर f आइडेंटिकली 0 है तो एक फंक्शन 0 हो जाएगा यहाँ पे। आर यू सो वरीड अबाउट द कन्वर्स? एक फंक्शन 0 हो जाएगा, 0 इंटू जी जेड इक्वल टू 0 तो आएगा, राइट? यही पूछ रहे हैं आप? यस सर। ओके, और मैं एक चीज और बताऊं, आप इसमें ग्रुप थ्योरी में कैसे यूज होगा ये बताओ, लाइक रिंग थ्योरी में कहीं आपने ऐसा कुछ देखा है? मैं फिर उसको इंटीग्रल डोमेन सर। यस यस राइट राइट, कि अगर आपसे मैं बोलूं कि होलोमॉर्फिक फंक्शंस ऑन अ डोमेन डी क्या होते हैं, इंटीग्रल डोमेन बनाते हैं, तो उसका आंसर है यस। ठीक है, यहाँ से आप ये भी सीख लीजिए, ग्रीन थ्योरी में भी कई बार इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कल मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो कल क्या क्या करना है। कल आपका ये प्रॉब्लम्स हैं, कल आपको स्वाच लेम्मा का प्रूफ करना है और स्वाच पिक लेम्मा का प्रूफ देखना है घर में, और सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, इनके विषय में कुछ पढ़ेंगे कल, इतना ही कुछ करेंगे। अधिक मे बी यस, मैं आपको बता दूंगा कल आपने क्या क्या करना है। ठीक है, जो प्रूफ वाली चीजें हैं वो आपको मैं होमवर्क दूंगा, लाइक रिकॉर्डेड है, उसको आप देखेंगे, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, तो अगर कोई आपके प्रश्न हैं, डाउट्स हैं लेक्चर समय, वो आप फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ बिना शंका के पूछ सकते हैं, बिना संकोच के पूछ सकते हैं, बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई एम अगेन सेइंग, राइट, नो वन विल आस्क यू सो मेनी टाइम्स बिकॉज़ यस यस प्लीज। सर वो AI मस्ट बी 0 वो क्यों 0 है? और आपने बोला था कि अनकाउंटेबल नहीं होगा ओपन डिस्क के अंदर, वो मतलब अनकाउंटेबल क्यों नहीं होगा? अनकाउंटेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई भी अनकाउंटेबल जीरोज का जो सेट होता है उसके अंदर उसका लिमिट पॉइंट होता है। चलो अब मैं कुछ होमवर्क्स दे दे रहा हूँ, ये ठीक है, ने मुझे याद दिलाया। ये मैंने 2 होमवर्क्स दिए हैं, ये वाला तीसरा होमवर्क्स क्या है कि तीसरा वाला केस बनेगा या नहीं बनेगा, कि काउंटेबल ही मैनी जीरो वाला केस, सोचना घर में।
तो यहाँ पे मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ आज के। ये सही है 8 पेज कुछ चीजें ना कि प्रूव दैट, वो होमवर्क तो पहले ही मिल चुका है, आप लोगों ने नहीं भी किया है तो फिर भी मैं दे देता हूँ। देखो क्वेश्चन, अ एंटायर फंक्शन cannot have uncountably many zero. Uncountably many zero. A non-zero entire function. हाँ राइट, ये प्रूव करना है हाँ आपको। एक्सरसाइज प्रूव, और ये वाली चीज भी प्रूव। अच्छा कृष्णा गोपाल, कुछ याद आ गया है मुझे, तुमसे पूछना पड़ेगा अभी। तुमने कर लिया वो वाला प्रूफ जो मैंने तुम्हें दिया था? कौन सा? A uncountable subset of C has a limit point in it. हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, किया किया किया, याद आया। हाँ। Okay. Non कर लिया, बताना जरा प्रो। सर वो हर पॉइंट के मतलब हर पॉइंट के लिए एक एप्सिलॉन 1 मतलब जो भी इंडेक्स सेट होगा उसके हिसाब से मैंने एक मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग बॉल लिया था और उस दिखाया था कि सर एक मिनट, मतलब सर हर पॉइंट के नेबरहुड में एक नॉन मतलब आइसोलेटेड दिखा रहा था, लेकिन वो आइसोलेटेड नहीं आया ऐसे करके। सॉरी सर, मतलब हर बॉल के अंदर एक रैशनल कोऑर्डिनेट्स आएगा। वो रैशनल कोऑर्डिनेट्स आपने बोला था कि पीए और क्यूए बोथ इक्वल नहीं होगा। मैंने बोला था कि अगर बोथ इक्वल हो गया तो बॉल इंटरसेप्ट कर जाएगा, दो बॉल। देखो, prove or disprove that an entire function cannot have infinite zeros inside z मॉडुलस z इक्वल टू r का मतलब जानते हैं ना, इनसाइड का मतलब अंदर वाली की बात हो रही है। मॉडुलस z इक्वल टू r तो ये हुआ सर्कल, इनसाइड का मतलब अंदर इसके, ठीक है ओके। और दूसरा वाला प्रूव और डिसप्रूव है, मतलब है तो एग्जांपल, तो फिर इसमें तीसरा केस बनाना अगर एग्जांपल होगा तो, इस वाले जो मैं अभी प्रॉब्लम कर रहा था। ओके सो एंड प्रूव दैट अ नॉन जीरो एंड, हाँ भी नॉन जीरो एंटायर फंक्शन होगा सेकंड में भी। ओके राइट। assume that entire functions are non-zero. Non-zero, अब मैं वहां कहाँ लिखूं? इन अबव क्वेश्चंस। ओके सर एक होमवर्क और भी दिया था। क्या? Then for each z to see there exist sequence zn in D such that limit and tending to infinity zn equal to 0. yes. वो होमवर्क किस किस ने नहीं किया है वो बता देना, मैं करा देता हूँ उसको। होमवर्क था वो, जिनने नहीं किया, जिनने कर लिया ठीक है तो ये करिएगा हाँ। और एक्सरसाइज
prove that a uncountable subset of, ये जो चौथी एक्सरसाइज है इसका यूज आप पहले वाले में कर सकते हो। हाँ, सबसेट ऑफ C in C has a limit point in it। और जो तीसरी वाली एक्सरसाइज है उसका आप चौथे में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात देखो, एक होमवर्क दिया था ना कि इफ Z0 बिलोंग्स टू कोई सबसेट है C का, बी ए लिमिट पॉइंट then prove that there exists Zn a sequence in S such that सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट करेगी, Zn Z0 पर। जिनने कर लिया है अच्छा है, जिनका अभी तक नहीं हो पाया वो देखो। अनामिका तुमने कर लिया? सर सर यहाँ पे तो इफ एंड ओनली केस था। हाँ कोई नहीं, इफ एंड ओनली वाला दूसरा, इफ एंड हाँ। ओनली Z बिलोंग्स टू S क्लोजर होगा। फिर कहाँ है, दिखाओ होमवर्क। S क्लोजर होगा ऐसा हो अगर, तो इफ एंड ओनली। हाँ नहीं होमवर्क कहाँ है वो, इफ एंड ओनली इफ S क्लोजर के केस में होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, लिमिट कहाँ पे है वो होमवर्क, लिमिट पॉइंट। सर मुझे याद नहीं, मेरी नोटबुक में मैं देखती हूँ, एक मिनट। मैं उसको सुधार देता हूँ ना। हाँ S क्लोजर लिखना पड़ेगा उन्हीं को। अनामिका याद है कौन से पेज पर है? होमवर्क सर। हाँ सर वो टेंस सबसेट। हाँ, टेंस सबसेट। डेंस सबसेट में। अच्छा अच्छा, डेंस वाले में है। Yes. डेंस, ये डेंस में तो आ ही नहीं रहा, फिर एक ही पेज आ रहा है इसमें। ओ डेंस सबसेट में, टू दैट कहाँ है डेंस सबसेट में? आपने अलग पेज पे ही लिखा था, पता नहीं कहाँ तो चला बाबा गया। अलग पेज बता दो ना। अब अलग पेज बताओगे ना, अलग पेज का नंबर ही नहीं था यार, बिना नंबर का पेज था वो। नहीं नहीं। कहाँ लिखा था बता दो, मैं सुधार देता हूँ उसको। अब तो मुझे नहीं लगता आज की भी चीजें मिलती है, नहीं मिलती हैं। अब आज की चीजें कहाँ थी, चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ही सुधार देता हूँ उसको। इफ एंड ओनली इफ नहीं, बल्कि इफ एंड ओनली इफ एस क्लोजर के केस में होता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि Z0 बाहर का पॉइंट है, अच्छा हाँ, ओके 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 राइट, ओके लेट मी सी। क्या लिया था मैंने, लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, अगर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो एस में, हाँ ठीक है, तो एस क्लोजर में आएगा, लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं। कई बार ऐसे हो सकता है ना, ये जैसे ये एन है, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2, ठीक है, देखो इसमें 1 1 1 वाली सीक्वेंस क्या जा रही है, 1 पे जा रही है। ओके तो लेकिन ये 1 लिमिट पॉइंट तो नहीं है ना नेचुरल नंबर के सबसेट का, कांस्टेंट सीक्वेंस प्रॉब्लम कर सकती है। ओके तो वो एस क्लोजर होता है। ठीक है चलो पहले लिमिट पॉइंट के लिए करते हैं, ये मैट्रिक स्पेस के लिए भी ट्रू होता है। हाँ याद आ गया सर, आपने लिखा नहीं था वो, आपने बोला था, हमने खुद लिखा था। मतलब आपने वो ग्रीन वाला पेन है ना दूसरा, उससे लिखा था। ओ अच्छा अच्छा, ये वाला है, ग्रीन बना देते हैं लोग इसको, तुम्हें ग्रीन की बहुत याद आ रही है तो ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ जिनका नहीं हो पाया। हाँ लिमिट पॉइंट है ना, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन याद करो, Z0 इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट इफ क्या होता है, क्या होता है, every epsilon NBD of Z0 contains, बोलो भाई, a point other than Z0 of S other than Z0। हाँ इसका
अदर देन Z0, ये होता है ना, सीक्वेंस बनानी, ठीक है। चलो, टेक del इक्वल टू 1, 1/2 और del इक्वल टू, ओके, एप्सिलॉन लिखा है, एप्सिलॉन n इक्वल टू 1/n, राइट, मतलब एप्सिलॉन 1 इक्वल टू 1, एप्सिलॉन 2 इक्वल टू, एक सीक्वेंस ले ली, हाँ, 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये बॉल, कौन सी बॉल, इसको सेंटर करो, ये वाली बॉल, ठीक है। अब ये Z0 कहीं ना कहीं होगा ना आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन में, यहाँ पे है मान लीजिए। इसमें बॉल्स ले रहे हैं, पहले आपने किस रेडियस की बॉल्स ली, 1 रेडियस की, ओके। उसके बाद आप किस रेडियस की बॉल ले रहे हैं, बॉल्स को बड़ा बनाया जा रहा है, हाँ, आपकी सुविधा के लिए। ये थोड़ी बड़ी बॉल करते हैं और फिर इस बॉल को डुप्लीकेट बना के एक इसका इसके अंदर कर देते हैं, ठीक है। ये 1/2 रेडियस की बॉल है। इसके बाद ठीक ऐसे ही 1/3 रेडियस की बॉल है। आप लोग समझ पा रहे हैं इसको, इस तरीके से मैं बॉल्स ले रहा हूँ इसके अराउंड, ओके, वेरी गुड। इस तरीके से आप बॉल्स लेते रहिए, ठीक है। अब मेरे बस की तो नहीं है इनफाइनाइट बॉल्स लेना, तो मैं फाइनाइट से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, और इनफाइनाइट बॉल लेने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये पॉइंट कहीं, इन सब का सेंटर कहाँ है, Z0 है, हाँ, ओके, ठीक है। वो Z0 बहुत छोटा है, दिखाई दे रहा है, आप जूम कर लो, नहीं तो जूम करके तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, राइट। जूम करके तो फिर इसकी रेडियस 1/3 नहीं है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा गड़बड़ है, राइट, ओके, चलो ठीक है, ये तो मजाक की बात थी। अब देखो, अब ये 1 रेडियस की आपने बॉल ली है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमको एक पॉइंट मिलेगा S का, ठीक है। और एप्सिलॉन 1 इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट साइड, किस बॉल में, जो Z0 पर सेंटर है, जिसकी रेडियस राइट, एंड Z1 कहाँ होगा, S का होगा, समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि लिमिट पॉइंट है, कोई भी आप नेबरहुड लेंगे तो उसके अंदर एक ना एक पॉइंट आएगा, ओके। सो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/2, 1/2 रेडियस की, आपको पता है लिमिट पॉइंट की मैं ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ S लिख रहा हूँ, ताकि कुछ और बेहतर सीख सके। क्यों, दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट हैं, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिस्टिंक्ट पॉइंट की भी हो सकती है, हाँ, मैनी पॉइंट्स ऑफ, वो भी किया, हाँ, वो भी ठीक ही था, ऑफ एस, उससे आप ये दोनों का इक्विवेलेंस भी सीख जाते। चलो, मैंने इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स ऑफ एस लिख दिया, हाँ। अब देयर एग्जिस्ट Z2 एंड Z2 कहाँ का पॉइंट होगा, S का। टेक, अगर आप सोच सकते हैं ना कि Z1 Z2 बराबर भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप डिस्टिंक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने इस रेडियस का बॉल लिया तो Z1 आपको यहाँ मिला, ऐसा भी मान सकते हैं आप, ठीक है। Z1 आपको यहाँ मिला, तो अब आपने 1/2 रेडियस की जब बॉल ली, तो इसके अंदर आपको इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स मिलेंगे, उनमें से एक चूज कर लीजिए, राइट, ओके। In this way, we can choose, right, for each n. Yes or no? Agree? ऐसे चूज कर सकते हैं ना, या डॉट डॉट डॉट, ओके। अब देखो, सो सीक्वेंस Zn in D, अच्छा सीक्वेंस से भी लिख दिया, in D such that, सीक्वेंस क्या सेटिस्फाई कर रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, उसकी Z0 से दूरी कितनी है, Zn पॉइंट की, लेस देन 1/n,
है या नहीं है? क्योंकि आपने जो Z2 पाया था वो 1/2 रेडियस की बॉल के अंदर था कहीं ना कहीं, जो Z3 पाया था वो 1/3 रेडियस की बॉल के अंदर था। इस प्रकार से आपने एक सीक्वेंस ऑब्टेन की जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब यहां से आप लिमिट निकालने का प्रयास कीजिए Zn की। You don't need to write greater than equal to 0. Okay. What is the limit of Zn? Z naught. लिमिट Zn n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या है? बोलिए, मेरी बोलिए, आवाज नहीं आ रही किसी की। सर Z नॉट। Z नॉट। Why? सर क्योंकि ये तो लेस देन डेल्टा है, तो ये तो लेस देन एप्सिलॉन होगा। Yes. मतलब डेफिनेशन से पता चल रहा है। Okay, okay. This can be made less than epsilon क्योंकि ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस है रियल नंबर की less than epsilon after some stage. Okay, right? Okay. Limit n tending to infinity Zn equal to Z0. लेटन अभी क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से करेंगे। और किसी का कोई डाउट है पूछिए। तो ये प्रॉब्लम्स आप लोग करना हाँ घर पे, ठीक है? हाँ, तुम कृष्णा गोपाल तुम मुझे कुछ बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए अनकाउंटेबल सेट है, आप क्या नॉन इंटरसेक्टिंग बॉल्स ले सकते हैं? आपने माना कि हर कोई पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है, तो एक बॉल आप उसके अराउंड खींच सकेंगे कि जिसमें कोई एस का पॉइंट नहीं आए। ये जो बॉलें होंगी इनमें एस का कोई पॉइंट नहीं होगा, लेकिन ये क्या आपस में भी नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी? बिकॉज जो आपने वो रेशनल से उठाए हैं ना, वो हो सकता है कि एक ही रेशनल 10-10 बॉलों में हो, ऐसा भी हो सकता है, या बहुत ज्यादा बॉल्स में। आप मेरा समझे पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ? किधर है कृष्णा गोपाल? इज देयर और नॉट? यस सर। दैट मैं बोल, आप समझे, आपने प्रूफ में ऐसा यूज किया था ना एक जगह, नॉन इंटरसेक्टिंग बॉल्स होंगे। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, सारी बॉल्स नॉन इंटरसेक्टिंग क्यों होंगी? तो सारे बॉल्स नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, कुछ रिपीट करके, फाइनाइटली रिपीट कर करके आफ्टर सम स्टेज ये मतलब जो भी अगर सारे आएगा। बॉल्स नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे, ठीक है, सारे बॉल्स अगर नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं होगा तो जो अंदर पॉइंट चूज कर रहे हो वो बहुत सारी बॉल में एक नहीं मिल सकता। हाँ तो मतलब एक 1 2 अप टू 100 तक शायद एक ही मिले। उसके बाद जब भी रेडियस छोटा करते जाए तो अलग अलग मिल सकता है। उसको डिलीट कर करके हम सीक्वेंस बना सकते हैं। अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स पर बॉल्स खींचनी है। सर ऐसा तो बीच में कोई बॉल शायद मेरा वॉइस कट अनकाउंटेबली। गया था, आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैं बोल रहा था जो आपने प्रूफ भेजा था उसमें आपने नॉन इंटरसेक्टिंग बॉल्स ली थी, वो कैसे ली थी मैं ये पूछ रहा हूँ। वो रैशनल वाला? नहीं, नॉन इंटरसेक्टिंग बॉल्स कैसे ली थी? सारी नॉन इंटरसेक्टिंग बॉल्स। ओके सर, मैंने बोला था कि अगर कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो सारे मतलब आइसोलेटेड होंगे, राइट? हाँ, तो हर एक बॉल तो नॉन इंटरसेक्टिंग होगा क्योंकि अ, हम ऐसा बना सकते हैं। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। आप आइसोलेट कर सकते हैं इस तरीके से कि उस बॉल के अंदर एस का कोई पॉइंट नहीं, राइट? यस सर। मैंने बोला कि अगर कोई भी दो बॉल्स हैं किसी पॉइंट के अराउंड, वो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन था। उसका कारण बोलिए। हाँ, उनमें दोनों में एस का कोई पॉइंट नहीं होगा, लेकिन बाहर के पॉइंट्स तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, राइट? मतलब अगर समझ में आ रही है मतलब बात? अगर लाइन के अलावा अगर कोई कुछ और सबसेट हो, आप ऐसे बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने बोला था कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग बॉल्स, तो वो बॉल्स आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रही है? हाँ, वो एस के पॉइंट्स कोई भी बॉल कंसीडर नहीं कर रही है एक पॉइंट के अलावा, तो वो बॉल्स में जो इंटरसेक्शन क्यों नहीं है? क्यों दो बॉल इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं आपस में? ये आपने कहीं पे वो नहीं किया था एक्सप्लेन। अच्छा
देन प्रूफ इज वेरी क्लियर। अगर आप ये दिखा देते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट का कलेक्शन, पहले तो ये वाला प्रॉब्लम कर लेना, प्रूव दैट द कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ अ सबसेट ऑफ सी इज काउंटेबल। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम हो जाएगा आपका ऊपर वाला सीधे, क्योंकि हर कोई पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट नहीं है, तो अगर अनकाउंटेबल तो हो नहीं सकते लिमिट पॉइंट, इसलिए होना ही चाहिए एक लिमिट पॉइंट। दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम कर लीजिए इनमें से। ठीक है, समझ में आई बात? सर मतलब रेडियस बहुत छोटा करने से शायद हो तो होगा, कितना छोटा मतलब कीजिएगा अनकाउंटेबल? हाँ ठीक है, बताइए, समझाइए आर्गुमेंट। बहुत छोटा कर मतलब अगर जो 2 पॉइंट मिलेगा, मतलब कोई भी 2 पॉइंट। बहुत सारी बॉल से मिल सकती है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था कि 2 बॉल इंटरसेक्ट क्यों करेंगे, बहुत सारी बॉल भी कर सकती हैं। हाँ, जो 2 बॉल करेंगे उनका रेडियस छोटा कर लेंगे, जो 2 बॉल करेंगे, राइट, जो भी 2 बॉल करेंगे, लेकिन उन बॉल में कोई और बॉल नहीं करेगी इंटरसेक्ट, इसका क्या भरोसा? एक बॉल को बहुत सारी बॉल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका क्या भरोसा है? तब शायद मतलब डिफरेंस लेना पड़ेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि a-b सेट जो होता है एक वो बॉल को कंसीडर करके एक बॉल को अनकाउंटेबली मैनी बॉल क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? इसका आर्गुमेंट तुमने कहीं लिखा नहीं था। You just wrote that dn is the collection of non-intersecting balls, right? But you didn't explain that. That type of collection may be found, might be found, but you didn't write that, right? Think about it again, okay? Yes sir. क्योंकि उस नॉन इंटरसेक्टिंग बॉल्स मिलने के बाद बहुत आसान है। ओके, देन टेक अ रेशनल, वो वाला पॉइंट ले लो जिसके दोनों कोऑर्डिनेट रेशनल है, तो आपको एक 1 1 on 2 मैप मिल जाएगा टू अ सबसेट ऑफ q क्रॉस q from that set, then it becomes countable, right? Yes or no? Yes sir. Yes. Yes. Think about that. और अभी बच्चों आज और पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो सर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता। ये रिकॉर्डिंग में रहने वाला क्वेश्चन है तो पूछ लो, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं या? सर लेक्चर 14 में एक क्वेश्चन था, मतलब ओपन डिस्क के अंदर कि एफ डब्ल्यू जेड करके डब्ल्यू माइनस जेड बाई 1 माइनस डब्ल्यू बार जेड, आज के आपने जो कराया ना फाई अल्फा जेड, उस टाइप का फंक्शन था। तो उस फंक्शन वहां पे 1 to 1 बट नॉट ऑन टू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो आपने ऑन टू और 1 1 बताया, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसा कहाँ लिखा है भाई लेक्चर 14 में कि नॉट ऑन टू कहाँ पे आ रहा है? जरा देख लो पहले, फिर उसके बाद आपको कहाँ पे है इसमें नॉट ऑन टू? नॉट ऑन टू होगा जहाँ पे नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन हो रहा था, मतलब एक फंक्शन था। बहुत सारा क्वेश्चन हो रहा था यहाँ पे, लेट मी सी, बहुत सारा क्वेश्चन। ओके, ये हाँ ये 1 1 on 2 वाला है, इसमें क्या है प्रॉब्लम? नो सर वो नहीं, उसके आगे वाला शायद। आगे किस तरफ को आगे? ऊपर नीचे? सर वो आपने होमवर्क दिया था, जो क्वेश्चन था सीएस सर का। अच्छा, कहाँ पे लिखा कहाँ पे है? आवाज नहीं आ रही। लिखा भी तो हो कहीं पर, तब तो बताओ। यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। टेलर सीरीज से पहले है। टेलर सीरीज कहाँ पे है? और टेलर सीरीज भी तो पूछनी पड़ेगी। सर आपने सही जगह खोला था, उधर ही है क्वेश्चन। टेलर सीरीज, हाँ टेलर सीरीज ये रही बाबा। बोले इससे पहले या किधर पहले? इससे पहले, इससे ऊपर। अच्छा ऊपर, हाँ ये ऊपर, ये तो है हाँ, ऊपर ये नहीं तो सर, आया था। इसके यहाँ ऊपर एक लगा रहे हो, क्वेश्चन था, यही ला रहे हो। इसके बीच में एक क्वेश्चन था, वो कहाँ गया? अरे तो तुम बताओ कहाँ गया, मैं क्या जानू बाबा कहाँ गया। इस दोनों क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन था, मेरे पास है। कहाँ पे था? हाँ सर, एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन तो बोलती हूँ। सर डी इक्वल्स टू, मतलब जेड बिलोंग्स टू सी, मॉड जेड लेस देन 1, और डब्ल्यू बिलोंग्स टू डी था, और एफ Okay. डब्ल्यू करके था। ठीक है, ये मैपिंग आ जाएगी, चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा इस मैपिंग के बारे में, ये आगे आएगी अभी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और सॉल्व लेम्मा में। चलो तब आपके डाउट्स भी और क्लियर हो। मुझसे और एक चीज पूछनी है कि मतलब पुरानी वाली। पूछो पूछो। सर कॉची-गॉर्साट थ्योरम और एक्सटेंशन ऑफ कॉची-गॉर्साट थ्योरम में मतलब डिफरेंस
कैसे है? कॉची गॉर्सेट थ्योरम में ऐसा था ना कि आपने सिंपली कनेक्टेड डोमेन लिया था, किसी भी सिंपल क्लोज कर्व के लिए आपने इंटीग्रल को 0 पाया था, राइट? एक्सटेंशन में क्या हाँ। किया था कि कोई भी क्लोज कर्व के लिए भी 0 था। सिंपल क्लोज अच्छा कर्व का अच्छा मतलब आपस में नॉन इंटरसेक्टिंग होगा वो। और फिर उसके बाद एक्सटेंशन कर दिया, थोड़ा सा बढ़ गई एक्सटेंशन का मतलब ये तो होता है थोड़ी और ज्यादा बता दी उसने चीजें, ठीक है ना? अच्छा। हाँ। ये चीजें याद रखना है, छोटी छोटी हाइपोथेसिस बच्चों सभी लोग। और सर जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन में GZ0 नॉट इज इक्वल टू 0 वो क्यों लिखा सर? मैं भूल गई। तो भूल गई तो फिर देखना पड़ेगा अभी किधर है। तो मैं बता दे, यहाँ ये रहा, ये GZ इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख क्यों है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें 0 पुट करके देखो, ये तो है GZ, इसमें 0 पुट करो, ये वाला 0, ये वाला 0, लेकिन ये वाला नॉन 0 है हाइपोथेसिस से। सर ऊपर का GZ0 नॉट इज इक्वल टू 0 वो मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, GZ है क्या देखो ना, ये तो है। हाँ इसमें Z0 पुट करके देखो ना क्या आ रहा है, ये वाला 0 आ रहा है ना, ये सब हाँ। 0 आ रहा है। और ये FM Z0 नॉन 0 होगा क्योंकि M ऑर्डर का 0 है। अच्छा। ये 0 ऑफ M ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन किया है ऑर्डर। तो अब जो GZ0 की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है, नॉन 0 तो है FM0, ये वाली क्वांटिटी, ये नॉन 0 पे अच्छा है। अच्छा। हाँ हाँ। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ बोलो।